हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये अचीवर्स चॉइस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं बीएल धनवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्लेमिंगो का आपने कंप्लीट वन शॉट रिवीजन का जो वीडियो है वो आई होप देख लिया होगा एंड आज का जो वीडियो है वो रहेगा विस्टाज का वन शॉट रिवीजन। यानी विस्टाज की जो हमारी बुक है उसमें जितने भी लेसन्स है वो सारे के सारे लेसन्स हम एक ही वीडियो में कवर करके देखने वाले हैं। माइंड मैप टेक्निक का हम यूज करेंगे और माइंड मैप टेक्निक से विस्टाज के जितने भी लेसन्स है उन सभी लेसन्स को एक वीडियो में हम पूरी समरी देखेंगे, जिससे आपके छोटे जो एमसीक्यूज पेपर में आने वाले हैं वो भी सारे उसमें कवर होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो भी सारे कवर हो जाएंगे और बड़े आंसर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बड़े आंसर्स वाले क्वेश्चंस भी आपके कवर होने वाले हैं। सारा विस्तार से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छे से पूरा निचोड़, पूरे बुक में जितने लेसन है उन सब लेसन्स का एक निचोड़ और उस निचोड़ के अलावा कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस बना सकते हैं उस एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके मैंने जो है ये एक स्लाइड्स तैयार करी है। देखते हैं, पहला लेशन हमारा जो है वो है दी थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल जो लेशन है वो जैक पिनी के द्वारा लिखा गया है और है क्या, इसमें आपने पढ़ तो लिया ही है, ये रिवीजन है। तो चार्ली नाम का ये हमारा नरेटर है जो कि एक रेलवे स्टेशन से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पे चला जाता है। दो लेवल तो उस रेलवे स्टेशन के, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है न्यूयॉर्क में, उसके दो लेवल तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चार्ली जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, इसका तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है और वो वहां पे चला जाता है तीसरे लेवल पे, ठीक है। और तीसरे लेवल जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता हुआ दिखाया गया है। चार्ली कहता है कि ये 1894 के टाइम का था, ठीक है। उसका फ्रेंड जो है, उसका फ्रेंड शैम है, वो उसे बताता है कि ये एक सिंबल ऑफ एस्केप है, यानी कि कोई तीसरा लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम ये मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर जो है, इन सभी से बचना चाहते हो और इसलिए तुमने इमेजिन कर लिया है, ठीक है। ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बचने का, मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने का एक तरीका है, ये सेम कहता है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद में उस चार्ली को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में साइन किसके होते हैं, सेम के होते हैं। वही दोस्त जो साइकाइट्रिस्ट है और चार्ली का दोस्त है, वही उसी का एक लेटर मिलता है जो कहता है, सेम का लेटर है और वो कहता है कि वह कहां पर है, थर्ड लेवल पर है। यानी थर्ड लेवल पे अब कौन है, सेम है। देखो ओवरऑल ये है कि चार्ली नाम का एक बंदा है जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के तीसरे लेवल पे चला जाता है, जिसको वो कहता है कि वहां की जो दुनिया है वो अभी भी 1894 में जी रही है, यानी वो पास्ट में है, ठीक है। अब उसके बाद में वो साइकाइट्रिस्ट अपने दोस्त से मिलता है तो दोस्त उसका कहता है कि तू जो मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस है ना, इससे बचना चाहता है, इसलिए ये तेरी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद में सैम की एक आदत होती है, सॉरी चार्ली की एक आदत होती है स्टाम्प कलेक्टिंग की, ठीक है। तो उसे एक वो एनवेलप मिलता है जिसमें 1894 का एक पोस्टेज लगा हुआ होता है और उसके अंदर नोट जो मिलता है उसमें सैम के सिग्नेचर लिखे हुए होते हैं और सैम कहता है कि मैं भी थर्ड लेवल पे हूं, तुम बंद मत करना ढूंढना, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, मैं अभी वही हूं, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते इस लेशन में हमें ये तक पता नहीं लगता कि वास्तव में थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये अनआंसर्ड क्वेश्चन हमारे सामने स्टिल रहता है। हम कोशिश करेंगे इसका आंसर करने की। देखते हैं चार्ली की डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल, ठीक है। थर्ड लेवल की चार्ली डिस्कवरी करता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। चार्ली है कौन, एक 31 साल का लड़का है, एक आदमी है 31 साल का, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। वो थर्ड लेवल पे चला जाता है जब वो कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, एक सबवे ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है। वो काम से घर जा रहा है, ठीक है, और ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाता है, वहां पर वो थर्ड लेवल पे चला जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं जिसने पहन रखा है एक टेन शूट और स्ट्रॉ हेड। देखिए इसको बोलते हैं टेन शूट और ये वाली जो हैट है वो है स्ट्रॉ हेड। इस प्रकार का अपीयरेंस चार्ली अपना बताता है लेशन में, ठीक है। वो गेट लॉस्ट हो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जहां पर विच ही फील्स ऑलवेज एक्सपेंडिंग। और जब वो खो जाता है, थर्ड लेवल की ओर निकल जाता है, तो वो ये रेलवे स्टेशन को कहता है कि ये एक ट्री रूट्स की तरह, ठीक है, पेड़ के जड़ों की तरह डे बाय डे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो फैल रहा है, इस प्रकार कहता है। अब देखो कितने लेवल से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, कितने लेवल से, फर्स्ट लेवल जहां से 20th सेंचुरी की ट्रेनें चलती है, फर्स्ट लेवल जो है वहां से ये हमें बताया गया है कि 20th सेंचुरी में जो ट्रेन चलती है वो फर्स्ट लेवल में चल रही है। सेकंड लेवल के बारे में हमें बताया गया है कि वहां से सब अर्बन ट्रेन निकलती है, सब अर्बन ट्रेन जो है वो सेकंड लेवल से निकलती है। थर्ड लेवल जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी है और डिस्क्राइब्ड लाइक बैक इन 1890s, 1890 के दशक में जैसा माहौल हुआ करता था उस प्रकार का माहौल थर्ड लेवल पे डिस्क्राइब किया गया है चार्ली के द्वारा। अब देखिए चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल। अब चार्ली ने बताया है कि वहां जब वो गया थर्ड लेवल पे तो उसने क्या क्या देखा।
वहां चीजें कैसी थी वो डिस्क्राइब करी है, ठीक है। वहां पर छोटे रूम थे, स्मॉलर रूम थे, एक मिनट सॉरी, ओके, वहां पर छोटे रूम थे, ठीक है, स्मॉलर रूम्स एंड फ्यूअर टिकट विंडोज, बहुत कम टिकट विंडोज थी, ओल्ड फैशन के फीचर थे वहां पे, एंड गैस लाइट्स लगी हुई थी, ब्रास के स्पीटून्स पड़े हुए थे, बूथ जो थे टिकट बूथ वगैरह वो वुडन के थे, लकड़ी के थे, एंड लोग जो है वो 1890s के टाइम के जैसे अटायर में थे, यानी 1890 में जैसी ड्रेसिंग सेंस चलता था वैसे वहां पे लोगों ने ड्रेसिंग सेंस था। डर्बी हेड्स, इसको बोलते हैं डर्बी हेड्स, ऐसी हेड लगा रखी थी, ड्रेसेज विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, इस ड्रेस को बोलते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स की ड्रेस। तो इस प्रकार की जो है वो ड्रेसेज वहां पे थी। ये है आई स्टाइल लोकोमोटिव, ठीक है, ये भी आगे अपन देखेंगे, ये भी उसे बता रहा था कि वहां पर ऐसा जो है वो लोकोमोटिव मुझे देखने को मिला। ये देखिए, ये ट्रेन के चक्के पे पहले चलता था ना पुराने टाइम का वैसा, और ये इस ऐसा सीन जो है वो रेलवे स्टेशन का चार्ली ने डिस्क्राइब किया है। ये गैस लाइट ब्रास स्पीटून्स, ठीक है, और छोटे छोटे बूथ है, ये देखिए ये वुडन के सारे बूथ है, और इस प्रकार का रेलवे स्टेशन जो है वो चार्ली ने वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ए पर्सन इन 4 बटन शूट, 4 बटन वाला शूट, देखिए जो शूट होता है जनरली वो 3 बटन का अभी होता है, पहले 4 बटन का, यानी कि ये जो लेपल्स है, ये वाली लेपल्स, ये यहीं पे यहां पर बंद नहीं होकर के यहीं पे बंद हो जाती है, तो एक बटन की जगह और बन जाएगी नीचे, तो ये 4 बटन शूट जो है वो उस आदमी ने पहन रखा था, ठीक है। एक सेकेंड, 4 बटन वाला सूट पहन रखा था, हैंडल बार मुस्टेच थी उसकी, हैंडल बार मुस्टेच अपने पहले वाली में देखा है, हैंडल बार मुस्टेच थी, एंड वो क्या कर रहा था, अपनी वेस्ट पॉकेट से गोल्ड की वॉच कौन सी थी, ये वाली वॉच नहीं, जो रिस्ट वॉच होती है वो वाली वॉच नहीं, पहले जो पुराने टाइम में वॉच आती थी वो अपने जेब में रखते थे, फिर उसके लिड को खोल करके टाइम दे करके वापस, आपने देखा होगा फिल्मों में, वो वाली वॉच थी। मैं एक बार आपको हैंडल बार मुस्टेच का वापस बता देता हूँ, वो वहां पर हमने बात नहीं करी। ये देखिए, ये जो महाशय की जो मूछे हैं, है ना, जो घूम करके वापस एक हैंडल की तरह, सीगों की तरह वापस आ जाती है, इनको बोलते हैं हैंडल बार मुस्टेच, ठीक है। तो इस प्रकार लोगों की वहां पे मुस्टेच थी, ये चार्ली बता रहे हैं। देन और वहां पे क्या नोटिस करते हैं, और चार्ली नोटिस करता है कि वहां पे एक अरियर है, यानी कि शूमेकर है, एक आई स्टाइल लोकोमोटिव है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था, आई स्टाइल लोकोमोटिव देखा, और वहां पर क्या देखा, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो है उसकी एक कॉपी देखी, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर वहां पर चार्ली को मिला, जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी जून 11 1894, 1894 की 11 जून के दिन का वो न्यूज़पेपर था, चार्ली ऐसा बता रहा है। और इस पे एक न्यूज छपी हुई थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, उस न्यूज़पेपर पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में एक न्यूज जो है वो छपी हुई थी। देन आगे देखिए, चार्ली डिजायर टू एस्केप द पास्ट, ठीक है, पास्ट में चले जाने की बाद में जो डिजायर थी, चार्ली क्या चाहता था, देखिए चार्ली जो है वो गैल्सबर्ग इलिनोइ जाना चाहता था, गैल्सबर्ग इलिनोइ जाना चाहता था 1894 में, 1894 में गैल्सबर्ग इलिनोइ नाम की एक जगह है, वहां पे ये जाना चाहता था। और क्यों जाना चाहता था, क्योंकि चार्ली के अनुसार ये जगह बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल एकदम क्वाइट थी, पीसफुल थी, एक टाउन था, पीसफुल टाउन, बड़े बड़े हाउसेस थे यहाँ पर, सैडी ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी छाया वाले छायादार पेड़ थे, यहाँ की जो समर इवनिंग है वो बिल्कुल एकदम काम शांत हुआ करती थी, और यहाँ मैन जो है, आदमी जो है वो सिगार्स पिया करते थे, एंड वुमेन है वो बाहर बैठ करके पाम लीफ के बने हुए पंखे, जो अपन देखते हैं ना घर में, ऐसे जब लाइट चली जाती है तो वो खजूर के पत्तों वाले पंखे, वैसे पंखे हिला करके हिलाते रहते थे, बैठे रहते थे, एकदम शांत ग्रामीण टाइप में जीवन चार्ली ने गैल्सबर्ग इलिनोइ का डिस्क्राइब किया है। देखिए, he imagines it as an ideal place, और वो सोचता है कि बहुत एक आइडियल प्लेस है, जो कि मॉडर्न स्ट्रेस से बहुत ज्यादा दूर है, मॉडर्न स्ट्रेस और वरी जो है उससे बहुत दूर है, यहाँ का जीवन बहुत शांत है, बहुत शालीन है, बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए चार्ली जो है वहां पर जाना चाहता है अपनी वाइफ लुइसा के साथ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी हमें पता चलता है कि चार्ली कहीं ना कहीं वास्तव में इस मॉडर्न इनसिक्योरिटी, मॉडर्न फियर को एस्केप करना चाहता है। अब देखिए, वापस वो टिकट बाई करने के लिए जाता है वहां पर, वो कहता है कि मैं एक टिकट विंडो पे गया और वहां से मैंने टिकट बाई करने की कोशिश करी। तो चार्ली क्या करता है, गैल्सबर्ग के लिए अपनी और लुइसा के लिए टिकट खरीदने के लिए जाता है। वहां पर जो क्लर्क बैठा हुआ है वो इस करेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। देखिए, 20th सेंचुरी में है चार्ली, लेकिन अभी जहां वो टिकट खरीद रहा है यानी थर्ड लेवल पे, वहां पास्ट में चल रहा है, तो उस टाइम करेंसी कोई और चला करती थी,
तो वो करेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और चार्ली को कहता है कि यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यानी यू आर ट्राइंग टू चीट मी, धोखा देना चाह रहे हो, तुम्हें नकली नोट लेकर के कहां से आए हो। चार्ली को वो थोड़ा सा फटकारता है। अब चार्ली रियलाइज करता है कि ही नीड्स ओल्ड करेंसी। अब चार्ली को पता चलता है कि हाँ बिल्कुल उसे क्या चाहिए, ओल्ड करेंसी चाहिए इन टिकट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ओल्ड करेंसी चलती है और मेरे पास में न्यू करेंसी है। तो चार्ली वहां से आ जाता है। चार्ली सर्च फॉर द थर्ड लेवल अगेन। अब वहां से वो निकल करके आ जाता है और प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंट में आकर के वो सैम को ये बात बताता है और दोबारा वो सर्च करने की कोशिश भी करता है। और कोशिश करने के लिए, क्योंकि उसे टिकट्स खरीदनी है, तो वो क्या करता है, $300 विड्रॉ करता है बैंक से और एक कॉइन स्टोर जो है, कॉइन शॉप जो है, उस कॉइन शॉप पे जाकर के उन $300 की ओल्ड करेंसी, उन $300 की ओल्ड करेंसी जो है उसको चेंज करवाता है और उसे उन $300 में मात्र $200 से भी कम पैसे मिलते हैं। यानी वो 300, आज के $300 को जब चेंज करवाता है तो उसको पुरानी मुद्रा $200 से भी कम की मिलती है। लेकिन वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे इतनी महंगाई नहीं है जितनी आज है, यानी 1 सेंट में वहां पे 1 दर्जन अंडे आ जाते हैं, ऐसा कुछ वो कहता है। प्लान्स टू ट्राई द थर्ड लेवल अगेन, ट्राई द थर्ड लेवल अगेन। अब वो कहता है कि हाँ मुझे वापस थर्ड लेवल पे जाना है और वो सर्च करता रहता है, बार बार ढूंढता रहता है, लेकिन कैंट फाइंड इट, लेकिन उसको थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता है। लुइसा इससे चिंतित हो जाती है। लुइसा चाहती है कि क्या है ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या हो गया है इनको, और वो उनको स्टॉप करने के लिए चार्ली को कहती है कि आप क्यों इतना ढूंढ रहे हो, इसको बंद कर दीजिए आपकी थर्ड लेवल की सर्च को। अब देखते हैं आगे क्या है। एक्सप्लेनेशन किसकी, साइकाट्रिस्ट की। उसका जो दोस्त है शैम, वो एक्सप्लेन करता है, वो चार्ली को कहता है कि फ्रेंड्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उसका चार्ली के एक्सपीरियंस के बारे में उसका फ्रेंड शैम कहता है, क्या कहता है कि यू दिस इज वॉकिंग ड्रीम, वॉकिंग ड्रीम है ये, मतलब खुली आंखों से तुमने सपना देखा है जो कि विश फुलफिलमेंट कर रहा है तुम्हारी, मतलब तुम्हारे अंदर एक विश है पास्ट में जाने की। तुम चाहते हो कि ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे पास्ट में अगर जाने का मौका मिल जाए, यानी ये अंदर दिमाग में तूने घर बना रखा है, उसका विश फुलफिलमेंट का एक वैकिंग ड्रीम है। एक्सप्लेन दैट चार्ली माइट फील नर्वस बाय द मॉडर्न वर्ल्ड्स इनसिक्योरिटी, फियर एंड डिजायर फॉर द एस्केप। अब वो एक्सप्लेन करता है कि तुम नर्वस हो, मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटी एंड फियर एंड वॉर्स वगैरह है उससे तुम डरे हुए हो और उनको स्केप करना चाहते हो, तुम्हारी ये डिजायर है फॉर एस्केप, उनको तुम स्केप करना चाहते हो। पॉइंट्स टू चार्लीज स्टाम्प कलेक्टिंग। और एक चीज और बताता है कि सिर्फ यही नहीं, तुम जो स्टाम्प कलेक्टिंग करते हो ना, स्टाम्प कलेक्टिंग मतलब तुम स्टाम्प कलेक्ट करते हो, वो भी तुम्हारी अनदर फॉर्म ऑफ एस्केप ही है और वो कुछ नहीं है, तुम सिर्फ इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हो, इसलिए वो चीजें करते रहते हो। चार्ली डिसएग्री करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और वो कहता है कि मेरे दादाजी भी ऐसा किया करते थे और उस टाइम तो कोई इनसिक्योरिटी और फियर वगैरह था ही नहीं, तो फिर मेरे दादाजी क्यों किया करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्टाम्प कलेक्टिंग की आदत वैसी नहीं है कि मैं कोई एस्केप करना चाहता हूं। और दूसरा वो एग्जाम्पल देते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, कि न सिर्फ मेरे दादाजी बल्कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी ये किया करते थे, तो क्या उनको भी इससे डर था, ऐसा नहीं है। डिडंट नीड टू एस्केप, वे तो एस्केप करना ही नहीं चाहते थे, उनको तो जरूरत भी नहीं थी इस चीज की, है ना, तो फिर वो क्यों किया करते थे। द अनएक्सपेक्टेड प्रूफ ऑफ द थर्ड लेवल। इस प्रकार शेम का जो वहां जाने का जो प्रूफ है वो उससे बाद में, थोड़े दिन बाद में अपने लेटर्स में मिलता है। देखिए क्या मिलता है। चार्ली फाइंड्स ए फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर होता है ए कलेक्टिबल एनवेलप विद ए न्यू स्टाम्प एंड ब्लैंक पेपर इन इट। क्या करते हैं, जब कोई भी डाक टिकट जारी होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उस डाक टिकट को खरीदते हैं और एक एनवेलप पे चिपकाते हैं और उससे क्या है, पोस्टेज लग जाती है डेट सहित, ठीक है। तो डेट सही तो लगने के बाद में उसको खुद के ही एड्रेस पे मेल कर देते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ रखा हुआ नहीं होता है और इस प्रकार एक नया स्टाम्प जो है उसके कलेक्शन में ऐड हो जाता है जब वो घर पहुंच जाता है। तो ये होता है फर्स्ट डे कवर। अब एक दिन क्या होता है, चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर का जो कलेक्शन है उसमें उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है और उस एनवेलप पे एड्रेस किया हुआ था किसको, चार्ली के दादाजी को। चार्ली के दादाजी का एड्रेस उस पे लिखा हुआ था और डेट थी 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 का ये दादाजी के एड्रेस पे आया हुआ लेटर था और 6 सेंट का उस पे स्टाम्प लगा हुआ था, 6 सेंट का स्टाम्प उस पे लगा हुआ था और उस पे जो स्टाम्प लगा हुआ था उस पे फोटो किसकी थी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जब चार्ली उसको खोलता है तो उसके अंदर एक नोट मिलता है जो कि किसका है, सैम का भेजा हुआ है। यानी उस टाइम का जब वो फर्स्ट डे कवर खोलता है तो सैम का लिखा हुआ एक नोट उसे मिलता है। ठीक है, अब इस नोट में क्या लिखा हुआ था वो देखो। ये नोट रिवील करता है सैम्स जर्नी टू द थर्ड लेवल। ये रिवील कर रहा है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पे जा चुका है।
और सेम एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा है कि थैंक यू भाई, तूने मुझे बता दिया कि थर्ड लेवल है और मैं जो है वो थर्ड लेवल पे आ चुका हूं, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसा कि तू सोचा करता है, सेम वैसा ही है। चार्ली फॉर ये ग्रेटिट्यूड क्यों करता है, क्योंकि उसी ने तो इंस्पायर किया था और वो कहता है कि भाई थैंक यू, तूने मुझे बताया और तेरे बताने से ही मैं थर्ड लेवल पे आ पाया हूं, इसलिए तेरा थैंक यू। बिलीव इन द थर्ड लेवल, और उसी ने इंस्पायर किया था इसलिए वो उसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। और वो कहता है, शेम कहता है कि उस लेटर में शेम जो है वो उसे बता रहा है, क्या बता रहा है कि यहाँ पर गेल्सबर्ग में पीसफुल है लाइफ, वेलकमिंग है, लोग बहुत बड़े बहुत तगड़े वेलकमिंग है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है। अब जो म्यूजिक चल रहा है उसका नाम ये है, ये उसके बोल है, सीइंग नेली होम, ये म्यूजिक चल रहा है, मुझे यहाँ पर लेमनॉर्ड के लिए इनवाइट किया गया है, एंड यहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंडली गैदरिंग्स करते रहते हैं। ये नहीं है कि एक दूसरे में आपस में ही मस्त है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, फ्रेंडली गैदरिंग्स यहाँ पर होती रहती है। इनवाइट करता है चार्ली एंड लुइसा को, वो कहता है कि तुम लोग भी आ जाओ और इस पास्ट को जहां पर मैं रह रहा हूं आप भी आकर के मुझे ज्वाइन करो। और वो अर्ज करता है कि आप लोग सर्च को बंद मत करना, थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसको सर्च करना बंद मत करना। अब देखो ये तो उस लेटर में मिला, ठीक है, और क्या ट्विस्ट वहां पे लगा, और क्या ट्विस्ट उन्हें मिला, और कौन सी चीज थी जिससे ये प्रूव होता है कि सेम जो है वो थर्ड लेवल पे जा चुका है। देखिए सेम साइंस द नोट, सेम के सिग्नेचर है उस नोट पे, और वो नोट कहाँ का है, कब का है, यानी वो पेपर, वो लेटर जो है वो कब का है, 1894 का है, और उसके ऊपर सेम के सिग्नेचर है। पहला प्रूफ ये था। दूसरा क्या था, चार्ली कॉइन स्टोर पे जाता है जहां से उसे पता चलता है कि सेम ने $800 की पुरानी करेंसी परचेज करी है, $800 की पुरानी करेंसी सेम ने परचेज करी है। ये कंफर्म हो जाता है, यहां पर आकर के कंफर्म हो जाता है कि सेम वास्तव में थर्ड लेवल पे जा चुका है। चार्ली रिवील्स दैट सेम वाज एक्चुअली हिज साइकाइट्रिस्ट, और लास्ट में चार्ली बताता है कि सेम जो है, जो भी थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं हम, उस पर जा चुका है, तो वो उसका साइकाइट्रिस्ट है, वो विश्ड टू डू है फीड एंड ग्रैंड बिजनेस। और वो भी एक बार जब चार्ली और ये बैठा होता है तो वो भी बात करता है कि यार मेरे को तो, मेरी तो इच्छा वास्तव में ये थी कि मैं है का यानी चारे भूसे का और खाद्यान्न जो अनाज है उनका बिजनेस करूं, मैं तो साइकाइट्रिस्ट बन ही गया, बाकी मेरा तो ये विचार था कि मैं इनका बिजनेस करूं। ये रिवील करता है चार्ली, ठीक है। ये आ गई थीम्स। चलिए अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक जब ये लेसन खत्म हो जाता है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन सब बच्चों के सामने रहता है कि सर क्या वास्तव में थर्ड लेवल था या नहीं था, है ना, क्योंकि लास्ट में जाकर के भी हमें इसका कोई आंसर मिलता नहीं है, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन रह जाता है। एम्बाइगुअस आंसर है कि वह हो भी सकता है और हो सकता है चार्ली ने सोचा भी होगा। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो ये डेफिनेटली चार्ली की पूरी इमेजिनेशन है ना। अब उसमें ये रहता है कि अगर ये चार्ली की इमेजिनेशन है सर, तो फिर वो लेटर कहां से आया, लेटर तो रियल है डेफिनेटली। देखो अगर ये कंप्लीटली चार्ली की इमेजिनेशन है तो वो जब ये सोच सकता है कि वहां पे थर्ड लेवल है, वुडन बूथ है, ब्रास के स्पीटून्स है, गैस लाइट्स लगी हुई है, और एकदम आइस्टाइल लोकोमोटिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और जब वो इतना डिस्क्राइब कर सकता है तो क्या वो इस एक सपना इतना बड़ा देख सकता है, तो क्या वो इतना सपना नहीं देख सकता कि एक लेटर मुझे मिला है जिसपे सेम के सिग्नेचर है ना, सेम के सिग्नेचर है और वो 1894 का है, तो या तो पहली बात तो या तो वो भी उसकी एक इमेजिनेशन है, देन यानी कि सेम दोबारा से एक इमेजिनेशन और करता है, और उस इमेजिनेशन में सेम जो है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ली दोबारा एक इमेजिनेशन करता है और उस इमेजिनेशन में सेम का वो लेटर पढ़ता है। पहली इमेजिनेशन में वो थर्ड लेवल पे जाके आता है, और दूसरी इमेजिनेशन में वो अपने फर्स्ट डे कवर पे सेम का लेटर देखता है और उस लेटर को पढ़ता है। ये उसकी सेकंड इमेजिनेशन थी। देन हमारे पास में एक सवाल और बच्चे कर लेते हैं कि सर अगर ये इमेजिनेशन थी, आप ये बताइए कि वो $800 जो कोइन स्टोर से लेके आया था उसका क्या सेंस था। तो उसका ये है कि ये हो सकता है कि सैम और लुइसा, सैम उसका फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट, आपको बताइए कि वो साइकाइट्रिस्ट है, और साइकाइट्रिस्ट जो है उसके इलाज करने का अलग अलग ढंग, अलग अलग तरीका होता है। तो या फिर इसने क्या किया है, सैम और लुइसा ने मिलकर के दोनों ने इसके जो चार्ली के जो फर्स्ट डे कवर थे ना, उसमें किसी एक कवर में अपना लेटर लिख करके छिपाया है। और दूसरा ये कि वहां से कॉइन स्टोर से कुछ करेंसी बाई करी है इन्होंने, ताकि चार्ली जो है एक मानसिक रोगी की तरह जो ट्रीट करा जा रहा है, एक मानसिक उसको दिक्कत हो रही है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, चार्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये मानता है कि थर्ड लेवल है, जबकि कोई ये नहीं मानता कि थर्ड लेवल है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी क्या है, ये कि लोग उसका बिलीव नहीं करते और उसको लग रहा है कि है, ठीक है। तो सैम और लुइस सर ने मेरे हिसाब से मिलकर के ये प्रयास किया है कि चार्ली को ये बिलीव करवा दिया जाए कि हाँ बिल्कुल थर्ड लेवल है, तो वो अपनी जो है वो रिकवरी कर पाएगा थोड़ी सी।
जो मानसिक सिचुएशन, जो मेंटल कंडीशन उसकी है, वो उससे वो थोड़ा-सा रिकवर हो पाएगा जब उसे ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ, देखो लुइसा भी मान रही है, सैम ऑलरेडी जा चुका है तो वो भी मान रहा है, इसका मतलब मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलाज नहीं हो पाने के पीछे ये भी हो सकती है कि यार मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो सेकंड ये, फर्स्ट तो ये कि उसकी सेकंड इमेजिनेशन हो सकती है एंड सेकंड ये कि सैम और लुइसा की यानी सैम का ये इलाज करने का तरीका हो सकता है कि उसने उसमें रख दिया हो और चार्ली को एक विश्वास हो गया हो कि हाँ यार बिल्कुल मैं सही था और ये देखिए सैम भी अब जा चुका है। तो इस प्रकार ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम थीम्स देखते हैं कि हमें क्या क्या दिखाया गया है। एस्केपिज्म दिखाया गया है कि किस प्रकार लोग जो है वो इस वर्ल्ड के प्रेशर में रहते हैं, फियर और इनसिक्योरिटी इनके प्रेशर में रहते हैं, किस प्रकार लोग जो है वो इनको एस्केप करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन आइडियलाइजेशन ऑफ द पास्ट हम देखते हैं कि चार्ली जो है वो पास्ट को एक बहुत ही शांत तरीके में देखता है। वो देखता है कि यार पास्ट बहुत बढ़िया था इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न वर्ल्ड, पास्ट जो था वो बहुत बढ़िया था। तो ये पास्ट के प्रति नॉस्टैल्जिया और आइडियलाइजेशन और वर्तमान के प्रति नॉस्टैल्जिया को प्रदर्शित करता है, शो करता है। थर्ड थीम हमें दिखाई गई है कि मेंटल हेल्थ एंड परसेप्शन। मेंटल हेल्थ एक बंदे की खराब है और वो जो है वो परसेप्शन बनाता है, अलग अलग परसेप्शन बनाता है जो कि उसके मेंटल हेल्थ के एक इश्यू को प्रदर्शित हमें जो है वो करता है। तो ये था दोस्तों हमारा लेसन 1 जो कि था थर्ड लेवल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मैंने कोशिश करी है कि एक पूरी समरी आपके सामने रख दी जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, अब थोड़ा सा अपन फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए द टाइगर किंग, ठीक है, काल्की के द्वारा लिखा हुआ लेसन है द टाइगर किंग। और इसमें अबाउट द लेसन में हम देखते हैं कि ये जो लेसन है वो एक महाराजा के बारे में है जो कि एक अपनी फोरटोल्ड डेथ को एस्केप करने के लिए टाइगर्स को मारता है और वो 99 टाइगर्स को मार देता है, लेकिन 100th टाइगर जो कि एक वुडन टाइगर था उसके द्वारा वो खुद मर जाता है, यानी 100th टाइगर एज प्रेडिक्टेड उसकी जान ले लेता है। अब देखते हैं कि ये लेसन क्या है। बर्थ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग का बर्थ का जो नेम था वो था जिलानी जंग जंग बहादुर। जिलानी जंग जंग बहादुर बर्थ नेम था टाइगर किंग का, ठीक है। और क्या क्या नाम थे टाइगर किंग के, और दूसरे नाम भी थे, तो वो नाम ये थे हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी, सीआरसी के और टाइगर किंग। ये इतने नाम हमें लेशन में टाइगर किंग के देखने को मिलते हैं। अब देखिए जब टाइगर किंग का जन्म होता है तब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस आती है। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स घर पे आते हैं, उनके महल में आते हैं और वो प्रिडिक्ट करते हैं। क्या प्रिडिक्ट करते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट दैट द प्रिंस विल बिकम ए ग्रेट वॉरियर। वो कहते हैं कि ही विल बी द वॉरियर ऑफ वॉरियर, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट ही विल हैव टू डाई, ठीक है। अब जब वो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा चैंपियन बनेगा, बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, लेकिन उसे मरना पड़ेगा, तब वो 10 दिन का बच्चा, वो टाइगर किंग जो 10 दिन का, महज 10 दिन का होता है, वो एक जादू के रूप में, एक मिरेकल के रूप में बोलने लग जाता है और वो क्वेश्चन करता है उस प्रोफेसी के खिलाफ, क्वेश्चन करता है उन एस्ट्रोलॉजर से कि सबको पता है ना, कि मरना सबको है, इसमें कौन सी नई बात है। और अगर आप बता ही रहे हो तो मैनर बताओ ना, मैनर बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, ये बताओ, तब आपकी इंटेलिजेंस साबित होती है। ये कौन सी बात हुई कि मरना पड़ेगा, सब मरते हैं, कौन जिंदा रहता है, अमर कौन रहता है ना। तो मैनर पूछता है। अब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको बहुत अचंभा होता है, वो यूं उंगली मुंह पे डाल लेते हैं कि यार ये क्या हुआ, 10 दिन का बच्चा, ये पहली बात तो वो बोल रहा है और दूसरा बोल ही नहीं रहा, इतनी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर्स फिर वापस वार्निंग देते हैं, उसे वार्निंग देते हैं कि द प्रिंस विल डाई फ्रॉम ए टाइगर, प्रिंस को एक टाइगर से मरना होगा, यानी टाइगर से उसे खतरा है। क्यों? क्योंकि वो अंडर द बुल स्टार उसका जन्म हुआ है, बुल स्टार के अंडर जन्म होने के कारण टाइगर से इस प्रिंस को खतरा है। क्यों? बुल जो होते हैं वो एनिमी ऑफ द टाइगर होते हैं, इस प्रकार टाइगर जो है वो इसका एनिमी हो गया है और टाइगर से सावधान रहने की जरूरत है। अब रिप्लाई क्या करता है वो बच्चा? वापस रिप्लाई करता है और कहता है लेट टाइगर्स बीवेयर। वो कहता है टाइगर्स सावधान हो जाओ। अब वो बच्चा वापस रिप्लाई करके कह रहा है टाइगर्स सावधान हो जाओ। ये देखिए 10 दिन का बच्चा ये कर रहा है। मैंने एक फोटो भी ऐसे आपके लिए जनरेट करने की कोशिश करी है जहां पे एस्ट्रोलॉजर महोदय कह रहे हैं ही विल हैव टू डाई फ्रॉम ए टाइगर एंड ही सेज ही लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं। चाइल्डहुड एंड बिकमिंग महाराजा। चाइल्डहुड में क्या है? चाइल्डहुड में ये है कि इंग्लिश एनवायरनमेंट में ही इनकी जो ब्रिंगिंग होती है वो होती है, इनका पूरा पालन पोषण इंग्लिश इन्फ्लुएंस में होता है। एक इंग्लिश गाय का दूध पिलाया जाता है, इंग्लिश ट्यूटर इन्हें पढ़ाने के लिए आती है और इंग्लिश मूवीज इनको दिखाई जाती है।
इस प्रकार असेंशन कब होता है? 20 साल की उम्र में ये थ्रोन को असेंशन करते हैं, थ्रोन के ऊपर बैठते हैं, ताज पहनते हैं, महाराजा धीराज बनते हैं एंड देन जैसे ही ये राजा बनते हैं, टाइगर किंग जैसे ही राजा बनते हैं तो क्या करते हैं, एक टाइगर को मार के आते हैं कि चलो टाइगर हंट किया जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि टाइगर से मुझे मरना है और ये उस प्रोफेसी को गलत साबित करने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक टाइगर का हंट करके महल में आ जाते हैं और बुला लेते हैं उन एस्ट्रोलॉजर्स को, बुलाइए कि उनको, है ना, कि क्या हुआ बताओ। मैं आपने कहा था ना कि टाइगर से खतरा है, देखिए ये टाइगर मारा हुआ पड़ा हुआ है ना, मैं टाइगर मार के आया हूं, आप क्या कह रहे थे, क्या हुआ आपकी प्रोफेसी का, क्या हुआ आपका प्रिडिक्शन का। अब वापस एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि देखो महाराजा धीराज, आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन 100वें टाइगर से आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इट विल बी डेंजरस, 100 टाइगर विल बी डेंजरस फॉर यू। आपको 100वें टाइगर से बहुत सचेत रहने की जरूरत है। राजा कहते हैं कि यदि मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो, तब वो एस्ट्रोलॉजर वापस कहता है कि देन आई विल टियर अप ऑल माय बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, की मैं सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा, एंड आई शेल कट ऑफ माय टफ्ट, मैं अपनी चोटी को काट लूंगा, क्रॉप माय हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे कर लूंगा और एक इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। सीधा सीधा कि मैं प्रोफेसी ये करना ही छोड़ दूंगा, मैं ये एस्ट्रोलॉजी ही छोड़ दूंगा यदि ऐसा हो जाता है, यदि मैं गलत साबित होता हूं तो। अब देखिए उसके बाद में महाराज जो है वो टाइगर हंट करने की वो कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं कि नहीं भैया, मुझे तो कितने टाइगर मारने हैं, 100 टाइगर मारने हैं, 99 और बाकी है उनको भी मारनी है, और एक लार्ज स्केल पे टाइगर हंट जो है वो शुरू कर दिया जाता है। अब डिक्री जारी कर दी जाती है पूरे राज्य में कि भैया कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा, और यदि किसी ने टाइगर की तरफ तो पत्थर भी मार दिया ना तो उसकी पूरी की पूरी संपत्ति सीज अप कर दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी। महाराजा सक्सेस एंड चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, और महाराज जब ये टाइगर्स को मारने जाते हैं तो कई बार उन्हें बेयर हैंड्स से भी लड़ना पड़ता है, टाइगर्स के सामने कई मतलब उनको चैलेंजेस आते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, सेवरल क्लोज कॉल्स भी होते हैं, कई बार बच जाते हैं, टारगेट मिस हो जाता है ना, उनके ऊपर टाइगर लीप कर जाता है, कूद करके उन पर हमला कर देता है, उनको बेयर हैंड्स फाइट करना पड़ता है टाइगर्स, लेकिन अल्टीमेटली महाराजा जो है वो टाइगर्स को मारते जाते हैं, हंट को आगे बढ़ाते जाते हैं पूरी बहादुरी के साथ में, जैसा कि उन्होंने कहा था कि ही विल बी द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो उसी प्रकार जो है वो महाराजा टाइगर्स का हंट करते जाते हैं। और एक बार ऐसी घटना होती है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो महाराजा के राज्य में विजिट करने के लिए आ जाते हैं, जिनका नाम है द दुराई जो है वो आते हैं और वो चाहते हैं विशेष टू हंट टाइगर्स, वो टाइगर मारना चाहते हैं यहाँ पर। अब आपको पता ही है कि इस राज्य में तो बैन लगा हुआ है, महाराज किसी को मारने ही नहीं दे, महाराजा रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, ना भैया ना, टाइगर तो नहीं मार सकते। अब ये बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, अगर इनको मना कर दिया तो भी दिक्कत है, क्योंकि इनके राज्य पे संकट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ महाराजा की इंटेलिजेंस काम में आती है, और वो इंटेलिजेंस क्या है देखो। हाँ एक चीज और रह गई, यहाँ वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है आप एक काम करो, अगर टाइगर नहीं मारने दे रहे हो तो मुझे मारने का कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे फोटो चाहिए, मुझे शौक है कि मैं टाइगर हंटिंग के बाद उस टाइगर के ऊपर बंदूक रख करके यूं तन के फोटो खिंचवाऊं और वो मेरे वहां पे घर पे लगवाऊं, तो आप फोटो तो खिंचवा लेने दो। लेकिन महाराजा सोचते हैं कि यार अगर इसको फोटो खिंचवा लेने दी ना तो कल को कोई और आ जाएगा और बिना मतलब में अपने परेशानी होगी, तो उसको मना कर देते कि ना भाई ना, देखो अंग्रेज जी आपको तो फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, हम तो कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। और इससे उनकी जो है वो किंगडम तक की रिस्क आ जाती है कि यार अगर ये नाराज हो गया बंदा तो फिर अपने जो किंगडम है उसकी भी रिस्क हो सकती है, हो सकता है कि जो कंपनी है वो अपने राज्य को अपने में मिला ले, है ना। इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हैं महाराजा, लेकिन फिर अपने दिमाग का यूज करते हैं और कमजोर नस को पकड़ते हैं। और कमजोर नस आदमी की क्या होती है, वो देखो ऑफिसर की जो वाइफ है ना उनको पटाते हैं भैया। कैसे, अब वाइफ को पटाना है तो कैसे, और उसकी कमजोर नस देखी कि 50 डायमंड रिंग मंगवाई जाती है, ठीक है, और वो 50 डायमंड रिंग्स 3 लाख रुपए जिनका बिल बनता है, बाद में बिल आता है उनके, वो 50 डायमंड रिंग्स मंगवा करके जो दुरई सानी है ना, उनकी वाइफ जो है उनके पास में भेज दी जाती है। और महाराजा को लगता है कि एक दो चार रिंग वो रखेंगी और बाकी वापिस भेज देंगी, लेकिन वापिस जो महाराजा के पास में आता है वो आता है कि बोल देना महाराज को थैंक यू बोला है, ठीक है। और इस प्रकार अपने 3 लाख रुपए लगा करके भी अपने राज्य को बचाने में ये कामयाब हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, और वो है एक्सटिंक्शन ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। एक्सटिंक्शन हो जाता है, टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। राज्य में इतने ही टाइगर थे, आप मारे जा रहे हो दबा दब, है ना। तो टाइगर खत्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, महाराजा का जो कैंपेन है वो फेल होता दिखाई देता है कि यार टाइगर ही नहीं है तो मारे क्या। फिर एक बार फिर वो इंटेलिजेंस लगाते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो कहते हैं दीवान को कि ऐसा करो, आप एक ऐसा स्टेट ढूंढो जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो, और स्टेट के साथ में आप ये भी ढूंढो कि वहां पर एक
स्पिंस्टर भी हो, प्रिंसेस भी हो, कुंवारी प्रिंसेस भी होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, उस प्रिंसेस के साथ में शादी कर लेंगे, वो हमारा ससुराल हो जाएगा और ससुराल में तो हम टाइगर हंट कर भी सकते हैं, है ना। तो जो बच गए वो ससुराल के नाम। आप तो एक काम करो, कन्या ढूंढो बस। बस ये दिमाग लगा करके महाराज जो है वो एक प्रिंसेस से शादी करते हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में टाइगर पॉपुलेशन होती है। आगे देखिए, और इस प्रकार वो कंटिन्यू करते हैं अपने टाइगर हंटिंग को और लास्ट में जाकर के 99 टाइगर्स हंट करने का टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। यानी अपने 100 टाइगर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर कम है। अब उस 100 टाइगर के लिए इतनी ज्यादा परेशानी होती है इनको, क्या क्या होती है, टाइगर्स खत्म हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है, है ना। लास्ट में क्या होता है, लास्ट टाइगर महाराजा बिकम्स ऑब्सेस्ड, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बन जाते हैं या आसक्त हो जाते हैं, फाइंडिंग द लास्ट टाइगर टू फुलफिल हिज वो। और जब 99 मार दिए और एक बच रहा है तो आदमी वैसे ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि यार मैं इतना बड़ा काम करके आ गया हूं लेकिन एक की वजह से मैं अटक रहा हूं, है ना। डे बाई डे वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फाउंड एनीवेयर, नो टाइगर आर फाउंड एनीवेयर, कोई भी टाइगर वहां उनको नहीं मिलता है और इससे डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दुखी गुस्से, अब गुस्सा भी आता है। अब बीच में ये एक इंसिडेंट हमें दिखाई जाती है कि ये कोई गांव है, वहां पर गांव वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि भेड़ें गायब हो रही है ना। भेड़ें जो है वो डे बाई डे पता नहीं कहां जा रही है, भेड़ें डिसअपियर हो रही है, उसकी सूचना राजा तक पहुंचती है और राजा कंफर्म करवाते हैं कि कहीं ये खादेर मियां साहेब और वीर स्वामी नाइकर का काम तो नहीं है। ये दो व्यक्तियों का नाम हमें लेशन में देखने को मिलता है कि पहले ये कंफर्म किया जाता है कि ये खादर मियां साहेब और वीरास्वामी नाइकर का काम तो नहीं है। पता चलता है कि नहीं, उनका काम तो नहीं है। तब ये सस्पेक्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में एक टाइगर है और वो बात राजा तक जब पहुंचती है तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं, महाराज बड़े खुश हो जाते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन। उस गांव के लिए 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन अनाउंस कर देते हैं कि इस गांव का 3 साल का टैक्स माफ कर दो। लेकिन भैया वहां भी टाइगर नहीं मिलता और जब वहां भी टाइगर नहीं मिलता है तो राजा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इस गांव के टैक्स को डबल कर दो। कैसे झूठ बोला, राजा से मजाक है, डबल कर दो इनके टैक्स को। और टैक्स को डबल करने की बात पे दीवान समझाते हुए कि राजा राजा जी ये लोग जो है वो भड़क जाएंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे, कल को प्रोटेस्ट हो जाएगा। और फिर दीवान ही प्लान बनाता है कि ऐसा करते हैं, पीपल्स पार्क चलते हैं, पीपल्स पार्क जाते हैं दीवान, मद्रास में जो है वहां से एक टाइगर, यानी कि ये एक जू है, वहां से चिड़ियाघर वाला टाइगर जो है एक गाड़ी में डाल करके दीवान लेके आ जाते हैं और उस जंगल में छोड़ देते हैं। सुबह न्यूज मिलती है, अरे टाइगर मिल गया, टाइगर मिल गया। अब वो तो पीपल्स पार्क का टाइगर था, है ना, सॉरी, वो टाइगर, उसको डर ही नहीं है, ना वो भाग रहा है, ना वो झपटा मार रहा है, ना वो शिकार करने के लिए कुछ, वो तो मस्त घूम रहा है एकदम जैसे कि जू में घूम रहा होता है। उससे लोगों को काय को डर, है ना। जैसे कि वो जू में था वैसे ही वो तो घूम रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो अभिवादन करने के लिए आया, वो घूमता रहता है। राजा क्या करते हैं, शूट करते हैं उस टाइगर को लेकिन मिस कर देते हैं, अपना निशाना जो है वो मिस हो जाता है और इस गोली की आवाज से पता नहीं कैसे वो टाइगर जो है वो बेहोश होकर गिर जाता है, मरता नहीं है, बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक है, मिसटुक एज डेड। और वो क्या करते हैं, राजा सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये मर गया, गलती से वो मिसटुक कर लेते हैं, गलती हो जाती है उनसे और वो डेड समझ करके महल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और हंटर्स को बोलते हैं कि इसको ले आओ रे, प्रोसेशन करेंगे, है ना। बहुत भव्य एक समारोह आयोजित किया जाता है कि राजा ने 100वां टाइगर मार दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जब वो हंटर्स जाकर के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टाइगर तो मरा ही नहीं। हाँ, तो फिर वो देखते हैं कि यार जब राजा को अगर अपन वापस बुला के कहेंगे, राजा इतने खुश है, अगर उनको वापस बुला के कहेंगे कि तुम्हारा ही नहीं, तो वो गुस्सा हो जाएंगे अपने पे और अपने को हो सकता है जॉब से निकाल दे। तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है, तो हंटर क्या करते हैं, गोली मार के उस टाइगर का काम खत्म कर देते हैं। इस प्रकार हंटर्स उस टाइगर को मारते हैं। 100 टाइगर जिसको राजा अजम्पशन कर रहा है ना कि मैंने मार दिया, उसको हंटर्स मार देते हैं एक्चुअल में और प्रोसेशन में उसको लाया जाता है, फाइनल प्रोसेशन किया जाता है, एक बहुत भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। और इस प्रकार राजा के 99 टाइगर अभी मरे हुए हैं, 100 टाइगर जो है एक्चुअल में शिकारियों द्वारा मारा जाता है। और अब देखो लास्ट टाइगर, महाराजा का एक सन है, 3 साल का बेटा है, उसका तीसरा बर्थडे इस साल आ रहा है और वो पूरी गिफ्ट लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, महाराजा गिफ्ट ढूंढते हुए है और उन्हें एक दुकान पे एक टाइगर दिखता है। अब टाइगर प्रेमी को तो टाइगर ही पसंद आएगा, है ना। महाराजा के हाँ ये अब बात, ये मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। वो जाकर के उस टाइगर को लेने के लिए दुकान वाले के पास में जाते हैं। तो शॉपकीपर जब देखता है कि यार राजा गिफ्ट लेने के लिए आया, इस टाइगर को ले रहा है, एक्चुअल में उस टाइगर की वैल्यू थी 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, 2.25 आने का वो टाइगर था। लेकिन क्योंकि राजा लेने के लिए आया, दुकानदार सोचा यार इतने सस्ता बताएंगे तो हो सकता है राजा गुस्सा हो जाए, दूसरी बात राजा है, इतना सस्ता तो क्या ही बताया। तो बोले ये कितने का है भाई, कि ये साहब 300 रुपए का है। तो कितने रुपए बताता है उसे, वो शॉपकीपर राजा को बताता है कि 300 रुपए का ये है। तो किंग कहते हैं कि ठीक है, प्रिंस के लिए तुम्हारी तरफ से गिफ्ट, 300 रुपए का है ना, तो ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट दे देना प्रिंस को, है ना। यानी अगर पूछ लिया जाए कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी तो 2.25 आने थी, मांगे कितने, 300 रुपए मांगे, दिए कितने, कुछ नहीं, गिफ्ट के रूप में ले लिया टाइगर को। ठीक है,
तो ये होता है। उसके बाद में वो महल में लेकर के आते हैं, महल में लेकर के आके अपने बच्चे के साथ में वो टाइगर से खेलते हैं। ये देखिए वो टॉय टाइगर लेकर के आए हैं, मैंने एआई से ये आपके लिए इमेजेस जो है वो बनाने की कोशिश करी है। वो तो क्या जो टाइगर था ना वो कैसा था, रफ था, वुडन टाइगर था, और उससे क्या होता है, एक स्लीवर होती है, वो स्लीवर इंजर कर देती है महाराजा के राइट हैंड को, यानी उस टाइगर पे जो एक स्लीवर होती है वो महाराजा के राइट हैंड में यहाँ चुभ जाती है, और उसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है उसकी कि उसका फिर सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो कैसे होता है, मद्रास से तीन, है ना, हाँ, तीन फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है। ये देखिए तीनों फेमस सर्जन है वो मद्रास से आए हुए हैं। ये महाराजा के राइट हैंड में इंजरी हो गई है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेट करते हैं महाराजा के राइट हैंड को, और ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है, महाराजा मर जाते हैं, है ना। ऑपरेशन सक्सेस रहता है बट महाराजा जो है वो नहीं बच पाते। तो इस प्रकार हमारा जो लेसन है वो एंड होता है दैट टाइगर किंग। अब हम देख लेते हैं कि जो महाराजा का रिवेंज था, फाइनल रिवेंज, वो क्या था। एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि महाराजा खत्म हो जाते हैं और सिंबॉलिकली ये पनिश किया जाता है 100 टाइगर के द्वारा। 99 महाराजा ने मार दिए थे, 100 टाइगर जो वुडन टाइगर था वो महाराजा को पनिश करते हैं। ये सिंबॉलिकली हमें दिखाया जाता है कि 100 टाइगर की वजह से महाराजा जो है वो मर जाते हैं। 100 टाइगर अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डेथ नॉट बाय ए टाइगर क्लॉज बाय टाइगर्स क्लॉज बट बाय एन इंजरी कॉज्ड बाय ए वुडन टाइगर। हालांकि एक्चुअल में वो टाइगर के द्वारा नहीं मरते हैं बल्कि एक वुडन टाइगर के द्वारा इंजरी होती है और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारा था लेसन सेकंड द टाइगर किंग। अब नाउ कम टू द लेसन थर्ड जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ईशानी दोस्ती द्वारा लिखा हुआ लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका हम देखते हैं कि ये है क्या, एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो ईशानी दोस्ती के द्वारा लेसन लिखा गया है वो एक एक्चुअल में ट्रिप का वर्णन है। अंटार्कटिका पे ये जाते हैं, अंटार्कटिका पे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत ये जाते हैं और उस ट्रिप का ये वर्णन है, ठीक है। उस ट्रिप का ये वर्णन है जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अंटार्कटिका की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इट्स इंपोर्टेंस डिस्क्राइब कर रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को समझने पे जोर दिया जा रहा है और उसे प्रोटेक्ट करने की नीड को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की नीड को हमें बताया गया है। ईशानी दोस्ती वहां पे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत जाती है, उसके बाद में वो वहां की कंडीशंस को देख के हमें बताती है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो द फ्यूचर विल बी वेरी वर्स फॉर अस, ठीक है। ये हमें दिखाया जाता है लेसन में, और ये जरूरी भी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए शायद ये लेसन आपके सिलेबस में डाला हुआ है ताकि आप इस चीज को समझ सको कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अभी के टाइम में। क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से यदि होता गया तो बहुत कम समय में ये अर्थ जो है वो रिस्क जोन में चली जाने वाली है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द जर्नी। अब हम देखेंगे कि ये जो जर्नी थी उस जर्नी में क्या था। ईशानी दोस्ती और 51 दूसरे लोग यानी 52 लोग जो है वो 2 सप्ताहों तक 2 वीक्स तक अंटार्कटिका के ऊपर घूमने के लिए गए हुए थे। ये जर्नी थी और कौन से शिप में गए हुए थे, उस शिप का नाम था एकेडमिक सोकोलस्की। एकेडमिक सोकोलस्की नाम के शिप में ये 52 जने जो है, आप फोटो देख सकते हो, ये 52 जने उस शिप में वहां पर अंटार्कटिका की यात्रा करने के लिए गए हुए थे। स्टार्टिंग पॉइंट कहा था 13 डिग्री 9 मिनट से, एक सेकेंड, 13 डिग्री 9 मिनट, अच्छा ये पहले वाले का रह गया क्या, ओके 13 डिग्री 09 मिनट, 9 नहीं है सॉरी, 13 डिग्री 09 मिनट से ये साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर, ये इक्वेटर है, उस इक्वेटर के यहाँ साउथ से 13.09 डिग्री नॉर्थ से, नॉर्थ, हाँ सॉरी साउथ नहीं, नॉर्थ इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, इक्वेटर के ऊपर की साइड, नॉर्थ साइड से 13.09 डिग्री से ये शुरुआत होती है। यानी कि हमारा जो इंडिया है उसके नीचे तमिलनाडु स्टेट जो है ना, वहां से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रेवल ड्यूरेशन 100 आवर्स की ट्रेवल करती है ईशानी दोस्ती, जो कि कार, एरोप्लेन एंड शिप से टोटल कंप्लीट होती है। यानी टोटल 100 आवर्स की ट्रेवल होती है जो कि कार, एरोप्लेन और शिप से होती है। कौन कौन से मार्कर्स इन्होंने क्रॉस किए हैं, 9 टाइम जोन क्रॉस किए थे वहां पहुंचने के लिए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी 3 महासागर और 3 ही इकोस्फीयर इन्होंने क्रॉस करके अंटार्कटिका तक ये पहुंचे थे। इनिशियल इमोशन इनका क्या है, रिलीफ महसूस कर रहे हैं वहां पहुंचने के बाद में, और उस अंटार्कटिका को देख करके उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। ये फोटो आप देख सकते हैं एकेडमिक सोकोलस्की में बैठे हुए ये वो 52 जने जो कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत गए हुए थे।
अब देखिए ज्योग्राफी ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी ज्योग्राफी हमें कैसे एक्सप्लेन करी गई है, कैसे वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, कैसी वहाँ पे जो ज्योग्राफी उसकी थी, वहाँ की लोकेशन के बारे में हमें बताया गया है। वहाँ पर हमें बताया गया है कि एक्सपेंसिव व्हाइट आइसबर्ग्स थे, बहुत बड़े बड़े व्हाइट आइसबर्ग्स है जो कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वहाँ पे जो है बर्फ पड़ी हुई है। और लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है वो इतना बड़ा है जितना कि बेल्जियम देश, यानी कि बेल्जियम देश जितना बड़ा है उतने उतने बड़े आइसबर्ग्स अंटार्कटिका में है। ब्लू होराइजन दिखाई देता है, क्षितिज दिखाई देता है, कोई भी ह्यूमन मार्कर वहां पर नहीं दिखता। ह्यूमन मार्कर मतलब मानव के द्वारा बनाई गई चीजें वहां पे कोई भी नहीं है। अब डेफिनेटली वहां कोई रह ही नहीं रहा है तो वहां पे कोई ह्यूमन मार्कर होगा भी नहीं। पर्सपेक्टिव, ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है, वहां पे अर्थली सेंस, पर्सपेक्टिव एंड टाइम का सेंस जो है वो खो जाता है। अब कैसे खो जाता है, देखो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना हो, है ना, मुझे यहाँ से जाना हो और 5 किलोमीटर बाद में एक स्कूल है। अगर मैं यहाँ से मेरी यात्रा शुरू करूंगा और उस स्कूल तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे पता है कि वो स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है। तो मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि मैंने कितनी यात्रा कर ली, 5 किलोमीटर की यात्रा कर ली। ठीक है, और इसी प्रकार सूरज को देख करके मैं टाइम का अंदाजा लगा सकता हूं कि सूरज जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है, इसका मतलब ऑलमोस्ट लगभग लगभग 12 या 12:30 बजे होंगे। ये टाइम का अंदाजा भी मैं लगा सकता हूं अगर मेरे पास में कोई उपकरण नहीं है तो। लेकिन वहां पर इन दोनों ही चीजों का, पर्सपेक्टिव एंड टाइम, दोनों ही चीजों का सेंस जो है वो काम नहीं करता। पहला क्यों नहीं करता, क्योंकि कोई ह्यूमन मार्कर है ही नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो आप कितना ही चल लो भले, कैसे अंदाजा लगाओगे कि आप वहां से लेके वहां तक चल लिए, है ना। यहाँ तो मैं कह दूंगा कि मेरे घर से लेके मैं स्कूल तक चला गया तो वो एक 5 किलोमीटर का दायरा हो गया, इसलिए मैं 5 किलोमीटर चल लिया। वहां आप पीछे देखोगे भी तो कुछ नजर नहीं आएगा, तो आप दूरी का सेंस वहां नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए वो जो अर्थली सेंस है ना वो वहां पे खत्म हो जाता है, वहां कोई सेंस नहीं होता, मतलब पर्सपेक्टिव का सेंस खत्म हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे। सेकंड, टाइम, देखो ये साउथ पोल पे है, अंटार्कटिका कहाँ है, साउथ पोल पे है। तो साउथ पोल पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, तो 6 महीने तक कंटिन्यू दिन ही रहेगा। तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि कितने बज गए होंगे। अगर आपके पास में वॉच नहीं है तो आप आइडिया लगा ही नहीं सकते कि कितने बज गए होंगे, क्योंकि दिन जब खत्म होगा तब तक तो 6 महीने हो गए होंगे। तो टाइम का अपन पता नहीं लगा सकते। इस प्रकार ये हमें बताया गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमें बताया गया कि इंडिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, अमेरिका और अंटार्कटिका कोई ऐसा टाइम भी था जब ये तीनों एक ही पार्ट के भाग थे, गोंडवाना के भाग थे, एक ही हिस्सा था, ये तीनों एक ही जगह पे थे, ये तीनों जहां पर आज अंटार्कटिका है। ये हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया गया है। आगे की स्लाइड में मैंने पिक्चर्स डाली हुई है, हम आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जो एक ही पार्ट के लैंडमार्क के सेम लैंडमार्क के हिस्से थे ना, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना, जो कि 650 मिलियन ईयर्स एगो था, यानी 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना था। और उस गोंडवाना का हिस्सा था अमेरिका, ये साउथ अमेरिका की बात हो रही है, अंटार्कटिका और इंडिया। ठीक है, ये तीनों एक ही हिस्से, एक ही लैंडमार्क के भाग थे। गोंडवाना का क्लाइमेट कैसा था, ये गर्म था, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना थी। यहाँ पर फ्लोरा यानी जीव जंतु भी पाए जाते थे वहां पर, और फौना यानी पेड़ पौधे भी हल्के फुल्के जो भी उस टाइम हुआ करता था वो थे। ठीक है, और गर्म जलवायु उसकी थी। सेपरेशन ऑफ गोंडवाना, अब देखिए गोंडवाना का सेपरेशन कैसे हुआ, इंडिया कोलाइड कर जाता है एशिया से। अभी देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये पिक्चर देखो आप। सबसे पहले 650 मिलियन ईयर्स एगो की यदि अपन बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा अर्थ पे जो आज वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सारा का सारा एक ही हिस्से में था, एक ही जगह था, कोई बीच में ऐसा नहीं, वो सारा का सारा जुड़ा हुआ था। और ये देखिए इस पूरे को कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में आपको पता लगता है ये पेंजिया था पूरा। उसके बाद में धीरे 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 ये चेंज होता है, टूटता है आपस में, तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। ये यहाँ से बीच में से टूट जाता है, तो ऊपर वाला है लॉरेशिया और नीचे वाला है गोंडवाना। ठीक है, लॉरेशिया ऊपर वाला है जहां से एशिया वगैरह ये है, यूरोप वगैरह, और ये जो है हिस्सा वो गोंडवाना का है। ये हिस्सा गोंडवाना है जिसमें ये देखिए नॉर्थ अमेरिका सॉरी साउथ अमेरिका जाएगा यहाँ पर, ये अफ्रीका है, ये इंडियन प्लेट है, ये क्या हो गया, हाँ ये इंडियन प्लेट है, और ये जो है वो अंटार्कटिका है, ये इधर चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी देखो जैसे ये टूटते हैं तो मैं आपको बताऊं इस प्रकार ये टूटते हैं बाद में। ये 100 मिलियन ईयर्स के पहले की बात है, 100 मिलियन ईयर्स पहले ये इस प्रकार टूटते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया और यूरोप, और यहाँ पर ये अफ्रीका जो है, अफ्रीकन प्लेट, वो ऊपर की तरफ सीधी हो जाएगी और ये यहाँ पर जाकर के ड्रैग पैसेज को क्रिएट करेगा, यहाँ बन जाएगा। और ये अंटार्कटिका यहीं रहता है अपनी जगह, ये इंडियन प्लेट यहाँ पर जाकर के कोलाइड करेगी एशिया के पास में, ये देखिए इंडिया है,
ये धीरे धीरे जाकर के यहाँ कोलाइड करके हिमालय का फॉर्मेशन बनाई करेगी और ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा सा यहाँ से खिसक करके यहाँ आ जाएगा, जो कि आज वर्तमान कंडीशन में है। और ये वर्तमान का देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप और एशिया यहाँ पर हो गया। ये इंडियन प्लेट जो यहाँ से चल करके यहाँ कोलाइड कर जाती है और यहाँ इससे कोलाइड करने की वजह से यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। ये साउथ अफ्रीका जो यहाँ था उससे सीधा होकर के यहाँ इससे कोलाइड कर जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ चल करके यहाँ आ जाता है। और इस प्रकार ये हमारा प्रेजेंट का जो वर्ल्ड मैप आप देखते हैं वो है। और ये देखिए इंडियन प्लेट जो है वो चल रही है, यानी डे बाई डे खिसक रही है, बहुत कम खिसकती है लेकिन खिसक रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमालय पर्वत है वो डे बाई डे बन रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए है कि हिमालय पर्वत जो है वो सबसे नया पर्वत है, यानी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय की है। वो क्यों है? क्योंकि वो बन रहा है, वो आज भी बन रहा है। अगर हम कहें कि आज का, तो बिल्कुल वो आज का ही है ना, नया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं। अब अपन चलते हैं वापस पीछे की तरफ। कहां से आए हुए हम? अंटार्कटिका रोल, ओके, यहां से अपन थे, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया कोलाइड्स विद एशिया टू फॉर्म हिमालयाज, ठीक है। इंडिया कोलाइड कर जाता है एशिया से, अपन देख के आए। साउथ अमेरिका मूव कर जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव कर जाता है और डायरेक्ट पैसेज का निर्माण करता है। एंड अंटार्कटिका अपनी जगह ही रहता है, जो कि आज अर्थ के बॉटम पे है, साउथ पोल पे है। और इसमें एक चीज और नहीं लिखी है, अफ्रीका जो है वो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर खिसक करके अफ्रीका यूरोप के नीचे चला जाता है, ठीक है। इंडियन इंपैक्ट ऑन अर्थ, सॉरी क्या पढ़ रहा हूं मैं, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है ना, वो उस पे ह्यूमन का क्या इंपैक्ट है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है तो ह्यूमंस का क्या इंपैक्ट जो है वो अर्थ पे पड़ रहा है, ये हमें बताया गया है। देखो इंडियन सिविलाइजेशन केवल 12,000 साल पुरानी है, 12,000 साल पुरानी है इंडियन सिविलाइजेशन। ह्यूमन की ग्रोथ होने के बाद में उन्होंने क्या किया है, डोमिनेशन कर लिया है नेचर के ऊपर और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा ओवर यूज किया है। बहुत ज्यादा ओवर यूज करने की वजह से रिसोर्सेज जो है वो भी खतरे में है और हमारी अर्थ जो है वो भी खतरे में है। और किया है एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या आए हैं, फोसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से, है ना, फोसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से एक ब्लैंकेट क्रिएट हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे वर्ल्ड के चारों ओर, जो कि इंक्रीज कर रही है ग्लोबल टेम्परेचर और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इशू बनता जा रहा है। यानी कि फोसिल फ्यूल हमने बर्न करते हैं और ज्यादा बर्न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री होती है, रिलीज होती है, और उसकी वजह से एक एनवायरनमेंट के बाहर, एनवायरनमेंट हमारी अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट आती है उससे नीचे गर्मी वापस उठ के जा नहीं पाती है, वापस नहीं उठ पाती, तो वो जो है इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा गर्म वातावरण बनता जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे जो है वो बहुत हैवी होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क में जाते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड अंटार्कटिका इंपोर्टेंस। अब देखो, अब हमें ये लेशन में बताया गया है कि किस प्रकार क्लाइमेट चेंज जो है उसमें अंटार्कटिका इंपोर्टेंट है, यानी क्लाइमेट चेंज में अंटार्कटिका का क्या रोल है ये देखेंगे। क्रूशियल एलिमेंट होता है, यह बताया गया है कि जब भी कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिबेट होती है ना, तो अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट के रूप में बात की जाती है अंटार्कटिका के ऊपर, है ना। अब क्यों की जाती है? क्योंकि ये प्रिस्टीन है, यहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो प्रिस्टीन है, बिल्कुल पवित्र है। क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि वहां पर ह्यूमन नहीं है, है ना, ह्यूमन का रेजिडेंस है नहीं। और अर्थ के कार्बन हिस्ट्री यहाँ पर है, रिकॉर्ड है अर्थ का कार्बन हिस्ट्री यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने किसी भी चीज को वहां डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जो भी कार्बन रिकॉर्ड्स वहां पर है वो उन बर्फ की सिलियों के नीचे, परतों के नीचे दबे हुए वैसे के वैसे सेफ है। आप वहां जांच यदि करना चाहो तो वो बहुत ही एक ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आइस कोर्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 500,000,000 ईयर्स तक की कार्बन रिकॉर्ड्स जो है वो कार्बन डाटा के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है यदि कोई वहां जांच चलती है तो, यानी हम वहां से ये डेटा के रूप आधार पर स्टडी कर सकते हैं अर्थ की। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट्स, मेल्टिंग आइस शीट्स, मेल्टिंग आइस शीट्स जो है वहां जो आइस शीट्स है वो मेल्ट करती जा रही है, दिन पर दिन मेल्ट कर रही है, और उससे क्या हो रहा है, ओशियन करंट्स जो है, ओशियन जो धाराएं हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है उनके द्वारा, वो डिस्टर्ब हो रही है। और यदि वो ओशियन करंट्स डिस्टर्ब होंगे तो हमारा जो क्लाइमेट है, एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, ये सारी जब करंट्स की वजह से ही तो हमारे मानसून वगैरह तय होते हैं, है ना। और ये यदि डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर इंडियन क्लाइमेट, और इसी प्रकार कोई ना कोई करंट की वजह से कोई वर्ल्ड की कोई सी क्लाइमेट हो रही है, तो इस प्रकार जो है वो सारे के सारे चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी यदि ये करंट्स डिस्टर्ब हो गए तो। अब वहां पर एक फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक पौधा है, उस पौधे के बारे में हमें लेशन में बताया गया है, जो कि एक सिंगल सेल प्लांट है और उसका विटल रोल है किसमें, ओशियन फूड चेन में।
सदर्न ओशन फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन का बहुत बड़ा रोल है और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो इंपैक्ट हो रहा है ओजोन डिप्लेशन के कारण। ओजोन डिप्लेशन जो हो रही है उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन नष्ट होता जा रहा है और फाइटोप्लैंक्टन यदि नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा, मेरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी वहां की और कार्बन साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहां से हमें क्या बताया गया है, इससे फाइटोप्लैंक्टन से हमें एक बात बताई गई है कि स्मॉल चेंजेस लीड टू ए बिग इम्पैक्ट्स। ठीक है, स्मॉल चेंजेस करिए आप, छोटे छोटे चेंजेस करिए, उससे बिग इंपैक्ट अपने आप ही होने लग जाएगा। किस प्रकार, देखिए फाइटोप्लैंक्टन बिल्कुल एक छोटा सा पौधा है ना, फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल प्लांट है, लेकिन यदि फाइटोप्लैंक्टन बर्बाद हो गया तो मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में आ जाएगी, है ना, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है ना, बहुत बड़ा इशू है, ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में आना बहुत बड़ा इशू है। लेकिन यदि हमने छोटी छोटी चीजों को फोकस कर लिया, यदि हमने फाइटोप्लैंक्टन को बचा लिया तो कार्बन साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा, मरीन लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो रिस्क है वो भी नहीं होगा। इस प्रकार यदि आपने छोटी छोटी चीजों पे काम कर लिया तो ये एक बहुत बड़े इंपैक्ट को, एक बिग इंपैक्ट को जो है वो जन्म देगा और एक बड़ा इंपैक्ट इससे आएगा, ये हमें बताया गया है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये जो मिशन गया था स्टूडेंट ऑन आइस, ये क्या था, ये स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का एक मिशन है एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अंटार्कटिका। यानी एनवायरमेंटल चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं और अंटार्कटिका का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए ये एक मिशन चलाया जाता है। कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा ये मिशन चलाया जाता है, जो कि इनिशियली क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, सेलिब्रिटीज को ले जाना स्टार्ट किया था इन्होंने और रिटायर्ड रिच लोग होते थे, है ना, रिटायर्ड लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनको ये अंटार्कटिका पे घुमा करके लाते थे, या फिर कोई पैसे वाले सेलिब्रिटीज होते थे उनको ये अंटार्कटिका पे घुमा के लाते थे। लेकिन उन्होंने बाद में इस चीज को शिफ्ट कर दिया, खुद ही समझते हुए शिफ्ट कर दिया कि नहीं, मैं इनको नहीं लेके जाऊंगा, मैं फ्यूचर जनरेशन को लेके जाऊंगा, मैं स्टूडेंट्स को लेकर के जाऊंगा, क्योंकि ये लोग जो है वो सिर्फ एक ट्रिप के रूप में इसे एंजॉय करके आ जाएंगे। लेकिन यदि फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स वहां पर जाएंगे और अंटार्कटिका में हो रहे चेंजेस को, अर्थ पे बढ़ते हुए खतरे को यदि अपने आंखों से वो देखेंगे तो वो इस चीज को कंसीडर करेंगे और वो इस चीज को बहुत ही सीरियस लेते हुए इस पे आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वही फ्यूचर मेकर है ना, पॉलिसी मेकर रहेंगे वही, तो वो इस प्रकार अर्थ को बचाने का प्रयास करेंगे और अपने जो भी प्रैक्टिसेज होंगी उनमें इस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे कि हाँ भाई जो भी अपने द्वारा काम किए जा रहे हैं उसमें अर्थ को कोई नुकसान नहीं हो, तो वो कोशिश करेंगे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया वहां से स्टूडेंट्स पे। पर्पज क्या था, एनकरेज फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स जो है उनको एनकरेज करने का, एक सेकेंड, उनको एनकरेज करने के लिए और वो ये बात समझ सके कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो क्यों हो रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है, वो इस बात को समझ सके, तो इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया और उन सेलिब्रिटीज को बंद किया ले जाना। स्टूडेंट एक्सपीरियंस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर डीड्स, हमारी जो डीड्स है, हमारे जो कर्म है, हमारे जो काम है, हमारी जो एक्टिविटीज है, उनसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलते जा रहे हैं उनको वो समझेंगे। लाइक ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, आइस जो है वो पिघल रही है, ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी डीड्स की वजह से हो रही है जो हम कर रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, है ना, और दूसरी एक्टिविटीज, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की आप परवाह कीजिए, यानी कि आप अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लीजिए, अल्टीमेटली एक बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा और ह्यूमन सिविलाइजेशन पे जो खतरा आना है वो नहीं आएगा। तो एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो उसको बदला जा सकता है। प्रेडिक्टिंग व्हाट आवर फ्यूचर विल बी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और यदि वो जाकर के वहां देखेंगे, वो यदि इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, वो अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। न कि एक कमरे में बैठ करके एसी चला करके कमरे में बैठा हुआ आदमी जो इस मुद्दे पे बात करता है वो इस चीज को समझ नहीं पाता, वो सिर्फ बात करता है कि हाँ हमें करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बिल्कुल एसी में बैठा हुआ बंदा ये बात कह रहा है, वो कभी इस चीज को नहीं समझ पाएगा। उसकी बजाय अगर कोई बंदा वहां जाकर के उस चीज को होते हुए देख रहा है कि वास्तव में ये देखो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इस प्रकार पिघलते रहे तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और यदि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये यदि पानी जो यहाँ पर स्टोर है वो यदि पूरा का पूरा पिघल गया तो अर्थ जो है वो पूरी की पूरी पानी में चली जाएगी और पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन बर्बाद हो जाएगी, पूरी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो वाटर है वो बहुत कम है, वो तो कोई 4% 3% ही है। आप ये देखते हो, और जितना वहां पर जमा हुआ है, जितना महासागरों में पानी है वो सारा है ना, 70 और 30 का है ना, शायद 70-30 का ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 71 या 29 ऐसे कुछ है, ठीक है। उसमें से भी ज्यादातर वाटर जो है वो वहां पे जमा हुआ है, तो यदि वो पिघल गया
तो फिर पूरी अर्थ को वो डुबा देगा। इस प्रकार वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो वहां पर देखेंगे तो वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अंटार्कटिका के बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका जो है वो एक सिंपल इकोसिस्टम है जहां पर बायोडाइवर्सिटी की कमी है, बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है। परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए अबाउट द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। एक ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ से इस रिलेशन से जो बनता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कैसे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो स्टडी है हम कर सकते हैं। देखो आगे अपन देखेंगे, आगे दिखाओ अगली स्लाइड में है, हाँ ठीक है आगे देखेंगे। उसके बाद में देखो वॉकिंग ऑन द ओशियन, ये हमें बताते हैं कि 65.55 डिग्री साउथ ऑफ अंटार्कटिका पे जब वो जाते हैं, सॉरी अंटार्कटिक सर्किल, हाँ 65 डिग्री पे, साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल 65.55 डिग्री पे जब वो जाते हैं तो वो एक बहुत बड़े आइस पैक से मीट करते हैं। वो बहुत बड़े आइस पैक के पास में जाते हैं, वहां पर उतरते हैं जो कि 1 मीटर मोटा है। 1 मीटर मोटा आइस पैक है और उसके नीचे 180 मीटर नीचे तक लिविंग लाइफ है, यानी 1 मीटर की बर्फ की सिल्ली वहां पर फैली हुई है, 1 मीटर बर्फ है और उसके नीचे जो है वो 180 मीटर तक साल्ट वाटर है जो कि ब्रीदिंग है, यानी उसमें जानवर, जीव जंतु जो है जलीय प्राणी वो भी है। और वाइल्ड लाइफ वहां पर कैसी है, कैरेबिटर सील्स के बारे में हमें बताया गया है जो कि सन की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं वहां पर और फ्लो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो तिशानी दोषी उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई बनियन बरगद जो होता है उसके पेड़ के नीचे कुत्ता जो है वो बैठ करके यूं टांगे इधर उधर करता रहता है ना, लौटता रहता है, लाइक सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए, लेने के लिए धूप में, वैसे जो कैरेबिटर सेल्स है वो यहाँ पर उन्हें दिखाई देते हैं। तो ये कहते हैं कि देखो सारी नेचर जो है वो जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये स्लाइड सब ओके। Carbon records 500,000 years old, no human polluted it, past of the earth can be studied। अब देखो ये जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वहां पर कार्बन रिकॉर्ड्स है, 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स है जिनको किसी भी ह्यूमन ने पॉल्यूट नहीं किया है, क्योंकि आदमी वहां पर रहते ही नहीं है, मानव वहां पर रहता ही नहीं है। तो जो कार्बन रिकॉर्ड जमे हुए हैं उन बर्फ की परतों के नीचे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो उनको यदि अपन स्टडी करें तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी अर्थ का पास्ट कैसा रहा होगा, क्योंकि यहाँ अपन स्टडी करेंगे तो हमने यहाँ तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है, रिकॉर्ड्स कुछ बचे ही नहीं है, लेकिन वहां उन बर्फ की सिल्लियों के नीचे जैसे जैसे कार्बन रिकॉर्ड्स उस टाइम के थे उनके ऊपर बर्फ जमती गई और वो रिकॉर्ड्स एकदम सेफ पड़े हुए हैं, उनको आप स्टडी करके अर्थ के पास्ट का अनुमान लगा सकते हो। मेल्टिंग आइस एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, और वहां पर जो आइस है जमी हुई अवस्था में वो मेल्ट कर रही है, ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, और इस चीज को देख करके हम प्रेजेंट और हमारी जो प्रेजेंट में जो थ्रेट है अर्थ के ऊपर उसको अनुमान लगा सकते हैं। उनको जब अपन देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यदि ये आइस शीट्स ऐसे ही मेल्ट होती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा, बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है जबकि हमारी अर्थ जो है उस पर पूरा पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पानी यदि पिघल गया तो फिर सारी धरती पे पानी हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट का अंदाजा लगा सकते हैं और हमारी जो अर्थ पे थ्रेट है उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं, और प्रेजेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, और उसे देख करके हम फ्यूचर को सेंस कर सकते हैं कि यदि ऐसा होता रहा, जो प्रेजेंट है उसके आधार पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं यदि ऐसा होता रहा तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ये हमारा फ्यूचर होगा। तो हम इस प्रकार वहां पर हमारे फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो बनता है बड़ा क्वेश्चन में। द बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर ऑफ द अंटार्कटिका क्या होगा यदि वो तिशानी दोषी सोचती है कि यदि ये अगेन वार्म हो जाता है जैसे कि गोंडवाना के टाइम में था, यदि वापस गर्म हो गया अंटार्कटिका तो क्या होगा, वुड ह्यूमैनिटी सर्वाइव और फॉलो द पाथ ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, क्या ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी, क्या मानव प्रजातियां सर्वाइव करेगी, मानव प्रजाति, या फिर जैसे कि एक्सटिंक्ट प्रजातियां हुई है, जैसे कि डायनासोर्स चले गए इस धरती से, वैसे ह्यूमन जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा, ये तिशानी दोषी के मन में सवाल रहता है। और उसके साथ में ये स्टूडेंट होप और आइडियलिज्म की भी होते हैं, होप भी करते हैं वहां पर। ये क्या करते हैं, होप करते हैं कि टीनेजर्स स्टिल ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट सेविंग द प्लेनेट, मतलब वो देख रहे हैं कि हाँ कोलैप्स कर रही है, आइस शीट्स मेल्ट हो रही है और ये खतरा है, लेकिन अब भी अपन अपने एक्शंस पे यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस अर्थ को सेव कर सकते हैं। इसको लेकर के स्टूडेंट्स जो वहां पर गए हुए हैं वो ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये था हमारा लेसन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैसेज क्या दिया हुआ है, लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, एक मिलियन ईयर्स में बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, बट ए सिंगल डे कैन मेक ए डिफरेंस, लेकिन हर एक दिन का अपना अलग महत्व होता है, एक सिंगल डे भी डिफरेंस
क्रिएट कर सकता है। कैसे? जैसे कि मिलियन ईयर्स में मान लीजिए बहुत बहुत ज्यादा लंबे टाइम में अर्थ जो है वो चेंज होती जा रही है, अर्थ का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, लेकिन आज का दिन भी उसी एक बहुत बड़े टाइम का हिस्सा है। यदि आज के दिन को अपन ने अपनी डीड्स को कंट्रोल कर लिया और एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसको तवज्जो दी, एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ किया, तो उसी प्रकार वही आज का दिन और कल का दिन और परसों का दिन ऐसे मिलकर के वही टाइम जो है वो आने वाले टाइम को चेंज कर देगा। तो मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज का दिन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज द एनिमी बाय पर्ल एस बक। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते हैं, मैं पानी वानी पी के आता हूं, तब तक आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, एंड वी विल मीट सून। हाँ भाई, आ गए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन। एंड नाउ नेक्स्ट लेसन जो है वो है द एनिमी बाय पर्ल्स एस बक। देन पर्ल्स एस बक के द्वारा ये लिखा हुआ है एनिमी। इस लेसन का देखो ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्टोरी है एक डॉक्टर की, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का ये लेसन है जो हमें दिखाया गया है। एक मिनट आप रुकिए, मैं इसकी स्लाइड्स को डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ अब ये ठीक है। तो ये एक स्टोरी है डॉक्टर की, डॉक्टर सदाओ होकी, जो कि एक जापानीज डॉक्टर है, उनकी एक स्टोरी है, जापानीज सर्जन है। इनके सामने एक मोरल डिलेमा आता है। क्या आता है? यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो टाइम है उसमें ओपोनेंट्स कौन है? अमेरिका और जापान। तो ये एक जापानीज है और एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इनके घर के सामने आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, वो बिल्कुल घायल अवस्था में होते हैं, ये एक डॉक्टर है, तो वो इससे बचाते हैं और रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ का, और सारा सब कुछ मतलब भूल जाते हैं एक बार के लिए। एक ह्यूमैनिटी को ये सर्वोपरि रख करके लॉयलिटी को भी ये भूल जाते हैं, लॉयलिटी टू हिज कंट्री जो है उसको भी एक बार के लिए साइड में रख देते हैं, बट ह्यूमैनिटी को ये ऊपर रख करके उसको बचाने का प्रयास करते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि काइंडनेस और ह्यूमैनिटी जो है वो सर्वोपरि है, और ये एक स्ट्रगल दिखाती है कि व्हाट इज राइट, सही क्या है और हमें क्या करना चाहिए किसी सिचुएशन में। एक डॉक्टर के सामने वो सिचुएशन आपको देकर के दिखाया गया है। डॉक्टर के सामने सिचुएशन आती है कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आपके घर पे आ चुका है, घर के सामने आ गया है, वो घायल है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, और यदि आप उसे बचाते हैं, यदि आप उसे अपने घर में रखते हैं, तो वो बिकॉज अमेरिकन है तो एक जापान का दुश्मन भी है, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। और डॉक्टर वो जो है वो उस सिचुएशन को क्रिएट करके एक सिचुएशन हमें सामने दिखाई गई है। देन ये हमें एक इंस्टेंस बताया गया है। तो आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? एक जापानीज सर्जन है, जापानीज सर्जन है डॉक्टर सदाओ होकी। देन एजुकेशन, अमेरिका में ये पढ़े हुए हैं, है ना, 22 से लेके 30 की उम्र तक अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई करी है, और वेस्टर्न मेडिसिन और सर्जरी में इन्होंने बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी है। 22 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं, 30 साल की उम्र में ये लौटते हैं। करंट रोल इस लेशन में रोल क्या है? एक प्रोमिनेंट डॉक्टर है जापान में, जो कि जनरल का भी इलाज कर रहे हैं अभी करंट में। ठीक है, डिस्कवरी एंड ट्रीटमेंट, ये एक मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं जो कि वाउंड्स को, घावों को बहुत जल्दी भरने में हेल्पफुल होगी, वो एक मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ में जनरल जो है, जापान का जनरल जो है, आर्मी चीफ जो है, उनको भी ये ट्रीट कर रहे हैं, उनका भी इलाज कर रहे हैं। और इन दो रीजन्स की वजह से इनको ट्रूप्स के साथ में युद्ध में नहीं भेजा गया है, जापान में ही रखा गया था, इन दो रीजन्स की वजह से। ठीक है, ये अपने पेशेंट्स को माय फ्रेंड बोल करके बुलाते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके, ये अपने पेशेंट्स को माय फ्रेंड कहते हैं। फैमिली की बात करते हैं, डॉक्टर सदाओ होकी की फैमिली, हाना इनकी वाइफ का नाम है, जो कि काफ़ी केयरिंग है और अपने फैमिली के बारे में, उनकी अपनी फैमिली की वेलबींग के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, चिंतित है। चिल्ड्रन, इनके दो बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं, जिसमें छोटे वाला बच्चा जो है वो लगभग 3 महीने का है, हमें लेशन में ये बताया गया है। ठीक है, उनके फादर के बारे में अभी जब अपन लेशन पढ़ रहे हैं तब उनके पिता डेड हो चुके हैं, लेशन के टाइम पे तो नहीं है, लेकिन उनके फादर के बारे में हमें डिटेल दी गई है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे सदाओ की एजुकेशन के बारे में, और उन्होंने एक फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन भी बनाया था जापान में, बहुत अच्छा एक मोस्ट गार्डन भी, मॉस गार्डन का, मॉस होता है एक जो गार्डन काई होती है उनको, उसको बोलते हैं, तो वो एक उसका एक गार्डन भी बनाया था। और वो कहा करते थे, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, इस पे डिपेंड करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं। हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर को कैसा बनाते हैं, वैसा ही हमारा फ्यूचर बन जाएगा। और ये इनके फादर के बारे में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि जापानीज पीपल और जापानीज कल्चर से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं।
सर्वेंट्स, इनके 3 सर्वेंट्स का हमें लेशन में नाम पता चलता है। एक का नाम है यूमी जो कि नर्स ऑफ हिज चिल्ड्रन है, बच्चों की नर्स है। एक है गार्डनर, ठीक है, ये हमें लेशन में दिखाया गया है कि सुपरस्टिशियस पर्सन है एक। और ये मॉस में स्पेशलिस्ट है, जो इसके फादर ने मॉस गार्डन बनाया था ना, उसमें इसी ने काम किया था। मॉस में बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है गार्डनर। और एक यहाँ पर है कुक, ठीक है। द सर्वेंट्स अल्टीमेटली लीव द होम, ये घर को छोड़ देते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि ये एक अमेरिकन सोल्जर को ये अपने घर में रख रहे हैं, उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं, तो वो लास्ट में छोड़ के चले जाते हैं। सेटिंग, ये जो स्टोरी जो है उसका प्लॉट कहाँ सेट किया गया है, ये सदाओ का घर में सेट किया गया है, यानी सदाओ के घर का सीन हमें दिखाया जाता है, और जो कि सी के नजदीक है जापान में, और बेंट पाइन ट्रीज से आउटलाइन है, यानी उसके चारों ओर बेंट पाइन ट्रीज जो है वो है। देन रोल्स शोन इन दिस इन लेशन, ठीक है। कौन कौन से रोल्स है डॉक्टर सदाओ के, यानी डॉक्टर सदाओ को किस किस रूप में दिखाया गया है। एक ट्रू डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है, एक ट्रू पैट्रियोट के रूप में दिखाया गया है, एक ट्रू हस्बैंड के रूप में दिखाया गया है। जब आप लेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या रोल्स उसके रहे हैं। और यदि अपन बात करें तो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग के बारे में डॉक्टर सदाओ को बताया गया है। अब बात करते हैं जो प्रिजनर आया था उसका एनकाउंटर कैसे होता है इनसे, ठीक है। प्रिजनर जो आया था वो वॉर ऑफ दी क्या था, प्रिजनर ऑफ द वॉर था ना, पीओडब्ल्यू लिखा हुआ वहीं पे, प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी कि वो अमेरिकन सोल्जर था जो जापानीज आर्मी के द्वारा पकड़ा गया था, और वहां से वो कैसे जैसे छूट करके चला आया था और बह करके इनके घर के सामने आकर के गिर जाता है। और जब ये जाकर के उसे संभालते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहुत कुछ ज्यादा घाव लगा हुआ है और उसको इलाज की तुरंत जरूरत है। अब देखो 21 फरवरी के दिन की बात है, ये 21 फरवरी के दिन एक वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर जो है टॉम जिसका नाम होता है, वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। यूएस नेवी उसकी कैप पे लिखा हुआ है। उस कैप जब ये देखते हैं तो उसकी कैप पे लिखा हुआ पाया जाता है यूएस नेवी। वहां से ये पता चलता है कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। वो आ जाता है वॉसअप होकर के इनके बीच के ऊपर डॉक्टर सदाओ के घर के सामने, ठीक है। द सोल्जर इज वाइट, वो सफेद आदमी है, अमेरिकन है, वाउंडेड है, घायल है, और मेडिकल हेल्प की बहुत ज्यादा उसे नीड है। आना इनिशियली डर जाती है, लेकिन सदाओ जो है उसे कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि मेरी हेल्प करो, इसको लेकर के चलते हैं। यानी इन दोनों में कन्वर्सेशन होता है और बाद में अल्टीमेटली ये फैसला लेते हैं कि ठीक है, अपन पहले इसका इलाज करेंगे, बाद में सोचेंगे जो भी इसको भले पुलिस को देना हो या जो भी करना हो। इनके सामने मॉरल डिलेमा है, धर्म संकट है। धर्म संकट क्या है कि प्रिजनर इज एन एनिमी, वो एक एनिमी सोल्जर है, एंड हैविंग हिम एट होम कुड एंडेंजर देम, और यदि उसको घर पे रखा जाता है तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। इस मोरल डिलेमा में होते हुए भी वो सेलेक्ट यही करते हैं कि एज मतलब ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते हुए हम क्या करेंगे, इसका इलाज करेंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सदाओ के तो ये चल रहा है कि वो ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी एंड पैट्रियोटिज्म में फंसा हुआ है कि क्या उसको ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी निभानी चाहिए जो एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है, और क्या उसको उस सोल्जर अमेरिका का होने की वजह से पैट्रियोटिज्म का पालन करते हुए, देशभक्ति का पालन करते हुए उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए या मर जाने देना चाहिए। ये इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और हाना जो है उसके अंदर डर है कि अगर हम इसको हेल्प करेंगे तो हम क्या करेंगे, पकड़े जाएंगे, फैमिली का क्या होगा, फैमिली के बारे में हाना जो है वो चिंतित है। इन दोनों के ही मन में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसका इलाज करेंगे। और ये देखिए हाना और ये समुद्र के तट पे इनका घर है, बेंट पाइन ट्रीज आपको थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश करी है। और ये डॉक्टर जो है वो किडनी के पास में इनका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका ये टॉम है और डॉक्टर सदाओ और ये हाना, ठीक है। ये थोड़ा सा यही से मैंने बनाने की कोशिश करी थी। इनिशियल ट्रीटमेंट इसको दिया जाता है, पुट हिम इन द एम्प्टी बेडरूम ऑफ सदाओ फादर, सदाओ के फादर का जो एम्प्टी बेडरूम है उसमें उसको रखा जाता है, रख देते हैं वो। एक से हाना जो है वो यूमी को कहती है कि इसको थोड़ा सा साफ कर दे, लेकिन यूमी रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी क्योंकि ये व्हाइट मैन है, मैं तो इसको साफ नहीं करूंगी। तो हाना उससे खुद नहलाती है, अपने आप ही वो जो है उसको क्लीन करती है। सदाओ उस पर ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, और अमेरिकन सोल्जर को बचा लिया जाता है। उसकी किडनी के पास से गोली जो है वो निकाल दी जाती है। हाना इज टोल्ड टू गिव एनेस्थेटिक, हाना को डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि तुम्हें एनेस्थेटिक देना होगा। और हाना को इसके बारे में कोई पता नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे को तो आता ही नहीं है, तो कुछ नहीं कि तुम्हें इससे कपड़े पे डाल करके उसको सुंघाना है। जब ये ब्लड देखती है तो एक बार हाना जो है वो बाहर दौड़ जाती है वोमिट करने के लिए, और डॉक्टर देखते हैं कि हाना कमरे से बाहर दौड़ गई है और उसको वोमिट हो रही है, लेकिन ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर जो है वो हाना के पास में जा नहीं पाते हैं, और इस इंसिडेंस की वजह से एक बार के लिए डॉक्टर जो है वो उस पर फिर से एक बार गुस्सा करते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं इसको मार क्यों नहीं देता, मैं क्यों इसे बचाए जा रहा हूँ। ये सोच करके फिर ऑपरेशन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर सदाओ, ठीक है। सॉरी। सदाओ ड्रॉज आउट द बुलेट फ्रॉम नियर द किडनी, उसकी किडनी के पास से जो है बुलेट निकाल के बाहर निकाल दी जाती है, और एक ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन वो परफॉर्म कर किया जाता है डॉक्टर सदाओ के द्वारा। उसके बाद में उसकी प्राइवेट केयर करी जाती है। सदाओ इज
इन डिलेमा बट डिसाइड्स टू केयर फॉर द सोल्जर। हालांकि वो डिलेमा में है, धर्म संकट में है कि क्या करूं, लेकिन फिर भी वो कि नहीं मैं तो इसको बचाऊंगा, है ना। द कपल कीप्स द सोल्जर हिडन फ्रॉम द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज से वो छुपा करके अपने घर में रखते हैं। दे ट्रीट हिम इन सीक्रेट, वो सीक्रेटली उसका इलाज करते हैं। सून द सोल्जर बिगिंस टू रिकवर, और धीरे 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 वो बहुत जल्दी वो सोल्जर जो है वो रिकवर करना शुरू हो जाता है, रिकवर कर लेता है। रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स, अब ये सीन देख करके सर्वेंट्स जो है वो नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम तो आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, वो एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट इन ए लाउड वॉइस, वो एक दूसरे से एक साथ खड़े होकर के और एक लाउड वॉइस में बातें भी करते हैं। और वो क्या बातें करते हैं देखते हैं, वो कहते हैं कि इन्हें यहाँ नहीं रखना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। और वो हाना को सुना करके ये सब बातें करते हैं ताकि हाना सुने और उस पर कोई एक्शन ले, डॉक्टर को बोले या जो भी। गार्डनर कहता है इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर और टू डू, ये क्लियर है कि हमारा मास्टर जो ओल्ड मास्टर का सन है, यानी ओल्ड मास्टर का वो जो मोस्ट गार्डन में काम किया था ना, यानी ये जो गार्डनर है वो बहुत पुराना है और सदाओ के फादर का भी सर्वेंट रहा हुआ है। तो ये कहता है कि उसे पता है, इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर और टू डू, व्हाट आवर मास्टर जो कि ओल्ड मास्टर का सन है उसे क्या करना चाहिए उसे पता है। लेकिन फिर भी व्हेन द मैन वाज सो नियर टू डेथ, जब ये आदमी इतना नियर था डेथ के, तो व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो उसे क्यों ब्लीड नहीं करने दिया, क्यों उसका खून नहीं बहने दिया, थोड़ी देर खून बहता है वो अपने आप ही मर जाता, क्यों ये उसे बचाने में लगा हुआ है। और द कुक जो है वो ये कहता है कि हाँ, ये गार्डनर सुपरस्टिशियस भी मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन यहाँ पर और लिखनी रह गई। वो कहता है कि जब ये बंदूक ने इसको गोली मारी है, जब ये जो चट्टाने हैं इसने उसको घायल किया है, तो जब अगर ये डॉक्टर इसे बचा लेता है तो वो बंदूक और वो जो चट्टाने हैं वो इस डॉक्टर के ऊपर अपना कहर बरपाएगी, वो इससे बदला लेगी, क्योंकि वो इसे मारना चाहती थी और डॉक्टर बचाना चाह रहा है। तो कुक कहता है द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। कुक कहता है कि इसको घमंड है, प्राउड है ये, है ना, और ये सोचता है कि मैं किसी भी लाइफ को बचा लेता हूँ, और जैसे ये बचा ही लेता है ना। यूमी कहती है कि इट इज द चिल्ड्रन हुम वी मस्ट थिंक, अरे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए हमें, बच्चों, मैं तो बच्चों के बारे में सोचती हूँ। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, क्या होगा उन बच्चों का यदि उनके फादर जो है वो देशद्रोही के रूप में पकड़े जाएंगे, तो क्या होगा, मुझे तो बच्चों की चिंता हो रही है। ऑन द 7th डे, और इसके 7 दिन बाद में 2 इंसिडेंट्स होती है। सुबह एक इंसिडेंट होती है कि सर्वेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं, अपना पेमेंट वगैरह लेकर के सर्वेंट्स चले जाते हैं, और उसके बाद में दोपहर को एक मैसेंजर आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, यानी एक सिपाही आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। मैड हाना फ्राइटेंड, जिससे कि हाना देख करके डर जाती है, क्योंकि हाना को ये लगता है कि उन नौकरों ने जाकर के पुलिस को बता दिया और ये हमें पकड़ने के लिए आया है। और ये जो आया है मैसेंजर, वो क्यों आया, टू कॉल द डॉक्टर फॉर जनरल, जनरल ने भेजा है कि जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज वापस शुरू करना पड़ेगा। द जनरल टोकीमाज रोल, अब ये जनरल कौन है, ये जनरल जो है वो एक आर्मी का बहुत बड़ा अधिकारी है, और इसका इलाज चल रहा है डॉक्टर सदाओ के यहाँ पे, यानी डॉक्टर सदाओ जो है वो जनरल का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, जनरल जो है वो एक फॉर्मर पेशेंट है डॉक्टर सदाओ का पेशेंट है, हु इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, उसका भी एक सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उससे रिकवर कर रहा है। और एक इसके बारे में बात आई है कि ये अपनी वाइफ को बहुत ही क्रूली बीट करता है, बहुत क्रूली बीटता है अपनी वाइफ को, है ना। और इसी इंस्टेंस को लेशन में आगे भी दिया गया है कि हालांकि ये भी अपनी वाइफ को पीटता है, लेकिन क्योंकि ये जनरल है, इसने युद्ध में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसको भी वो जो वाइफ को पीटने वाली बात है उसको कोई भी नहीं देखता, उसको सब इग्नोर करते हैं। तो डॉक्टर सोचता है कि मैं भी इतना सब कुछ कर रहा हूँ देश के लिए, तो यदि मैंने किसी अमेरिकन को बचा भी लिया तो भी क्या हो जाएगा, जिस प्रकार जनरल का होता है भूल जाते हैं लोग, उसी प्रकार मेरे वाला भी ज्यादा कोई करेंगे नहीं। डजंट अरेस्ट सदाओ, ये अरेस्ट नहीं करता है सदाओ को, जब उसे पता चलता है कि सोल्जर की स्टोरी के बारे में जब पता चलता है तो वो अरेस्ट नहीं करता है। इसके 2 कारण है, पहला तो उसे पता है कि सदाओ लॉयल है, फेद है अपनी ड्यूटी के लिए, और अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए ही उसने अमेरिकन को बचाया, बल्कि वो अपने देश के लिए बिल्कुल लॉयल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला कारण तो ये था उसे अरेस्ट नहीं करने का। एंड दूसरा कारण ये भी था कि यदि सदाओ को अरेस्ट करवा दिया गया तो वो खुद उससे ट्रीट हो रहा था, उसका खुद का इलाज चल रहा था, तो वो उसका इलाज कौन करेगा, तो दूसरा कारण ये था। वो प्रॉमिस करता है, उल्टा वो प्रॉमिस करता है कि मैं अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स भेज दूंगा उस आदमी को मारने के लिए, उस अमेरिकन को मारने के लिए मैं भेज दूंगा, और उसकी बॉडी जो है वो भी वहां से रिमूव करवा दूंगा मैं उनसे ही, लेकिन वो ये प्रॉमिस करके उसको भूल जाता है। और इसी चक्कर में 3 दिन निकल जाते हैं, डॉक्टर सदाओ वेट करता रहता है कि वो आए और उस प्रिजनर को यहाँ से लेके जाए, मार करके लेके जाए, कैसे भी लेकर के जाए। 3 दिन वो 3 रात तक वेट करता है, लेकिन कोई नहीं आता है, क्योंकि जनरल तो भूल गया है। उसके बाद में
सदाओ जो है वो प्लान करता है और उसको वहां से निकाल देता है। तो जब वो सदाओ के यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद में वापस इंटरेक्शन होता है उस जनरल से, और वो आफ्टर 3 डेज 3 दिन के बाद में जनरल अपना वादा जो है वो याद करता है, जब सदाओ से मिलता है कि अरे यार मैंने तुम्हें कहा था लेकिन मैं तो भूल गया। तो वो कहता है कि भैया देख यार क्या करूं, ड्यूटी की वजह से, ड्यूटी की इतना लोड रहता है, दूसरा मैं खुद सर्जरी से रिकवर हो रहा हूं तो मैं ये चीजें जो है वो भूल गया। उसके बाद में कहता है कि कोई बात नहीं, तूने जो किया है वो अच्छा किया है और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दिलवाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें रिवॉर्ड रिकमेंड करवाऊंगा। सदाओ रिफ्लेक्शन क्या है, जनरल्स एटीट्यूड मेक हिम फील प्रोटेक्टेड। और जब जनरल ऐसा कहता है, जनरल को भी पता है कि सदाओ के घर में एक एनिमी है या था, तो वो प्रोटेक्टेड फील करता है कि चलो यार जनरल अपने साथ है तो अपना कुछ नहीं होने वाला। और उससे ज्यादा डर भी नहीं था, रिस्क पे भी नहीं था, क्योंकि जनरल को इसके बारे में पता था, इंसिडेंट के बारे में। तो सदाओ थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। ये द सोल्जर्स स्केप एंड फाइनल थॉट्स। और उसके बाद में सोल्जर जो है उसके बारे में अपन देखते हैं कि उसको कैसे भगाया था जनरल ने। प्लान फॉर स्केप, क्या प्लान बनाया? इनिशियली ही ट्राइज टू राइट ए लेटर टू द पुलिस अबाउट द सोल्जर बट कैंट फिनिश द लेटर। वो ट्राई करता है कि मैं पुलिस को लिख दूं कि मेरे घर में एक सोल्जर है, वो लिखने की कोशिश भी करता है, थोड़ा सा लिखता भी है लेकिन उसको फिनिश नहीं करता है और अपनी ड्रॉअर में रख देता है। सदाओ पुट्स फूड, और वो एक नाव का, एक बोट का, इस प्रकार की देखो इमेज जो आपको दिख रही है, ऐसी बोट का इंतजाम करता है, उसमें खाना रखता है, थोड़ा सा खाना रख देता है ना, और बोटल्ड वाटर रख देता है, और क्लोथिंग रख देता है, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रख देता है, खाने कपड़े वगैरह रख देता है, 2 रजाइयां यहाँ पर जो है वो रख देता है। और उसके बाद में उसे एक टॉर्च देता है, एक टॉर्च दे करके वहां से रवाना करता है कि सामने जो डेजर्टेड आइलैंड है वहां तुम चले जाओ, और कोई कोरियन फिशिंग बोट वहां से जब गुजरती हो तो उसका इंतजार करो, उसको रुकवाओ और उससे रुकवा करके तुम यहाँ से निकल जाओगे। उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक मछलियां पकड़ सकते हो तुम, लेकिन वहां पर आग मत जलाना, क्योंकि अगर आग जलाई उसे सेकने के लिए तो कहीं ना कोई वहां देख लेगा कि उस आइलैंड पे तो कोई रहता ही नहीं है, तो आज वहां पर कौन आग जला रहा है, तो तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुम्हें वो मछली जो है वो कच्ची ही खानी होगी। और 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसे देता है कि जब सन जो है वो होराइजन पे हो, सन होराइजन यानी कि जहां से हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो वहां पर, यानी सन जो है वो डूबने वाला हो, सन जब होराइजन पे हो तो तुम क्या करोगे? 1 प्लेस करोगे। यदि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास में खाना सफिशिएंट है और सारा सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, तो तुम एक प्लेस करोगे जब सूर्य होराइजन पे हो। तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा जब सूरज डूब रहा हो, और अगर तुम्हारी तरफ से एक प्लेस आया तो मैं समझ जाऊंगा कि एवरीथिंग इज ओके एंड यू आर सेफ, ठीक है। और अगर खाना खत्म हो जाता है तो तुम कितने प्लेस करोगे? 2 प्लेस मेरी तरफ करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे वहां पे खाना खत्म हो गया है। ओके, द सोल्जर डेस्पाइट बीइंग नर्वस, हालांकि वो नर्वस है, एग्रीज टू द प्लान, वो इस प्लान के लिए एग्री हो जाता है। और उसके बाद में देखते हैं वहां से वो चला जाता है, अपनी जर्नी जो है वो बिगिन करता है, वहां से चला जाता है, आइलैंड पे चला जाता है। और एक दिन उसे वो ब्लिंक दिखाई भी देती है, 1 ब्लिंक दिखाई देती है टॉर्च का वो, तो उसे पता लगता है कि हाँ वो ठीक है। और अगले दिन देखता है कि वहां पर कोई भी टॉर्च नहीं जला रहा था, इसका मतलब वो जो है वो कोरियन फिशिंग बोट में बैठ करके चला गया है। एस्केप आउटकम अपन देखते हैं, ट्रू रिवॉर्ड फॉर सदाओ, ठीक है, ये एक सच्चा रिवॉर्ड था। द सोल्जर एस्केप विद नो ट्रेस लेफ्ट बिहाइंड, और इस प्रकार सोल्जर जो है वो वहां से किसी कोरियन फिशिंग बोट में बैठ करके निकल जाता है और कोई भी उसका ट्रेस जो है वो निशान पीछे नहीं रहता है। सदाओ चॉइस टू हेल्प द प्रिजनर एंडेड पीसफुली, इस प्रकार जो इसकी चॉइस थी उसकी हेल्प करने की वो एंड हो जाती है पीसफुली। सदाउज रिफ्लेक्शन, और वहां खड़े होकर के, अपनी बालकनी में खड़े होकर के सदाउ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, याद करता है चीजों को, अपने एक्शंस को याद करता है, और किस प्रकार उसने हेल्प करी थी उसको रियलाइज करता है। फॉर द रीजन्स बियॉन्ड पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म से परे जाकर के उसने किस प्रकार एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करी, उसे बचाया, एक नई जिंदगी दी, और आज वो जा भी चुका है, वो सेफ है। वंडर्स व्हाई ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू किल द मैन डिस्पाइट हिज ओरिजिनल इंटेंट, हालांकि ओरिजिनल इंटेंट उसका यही था, इरादा यही था कि उसको मरने देना चाहिए, लेकिन ड्यूटी की फेथफुलनेस के चलते, ड्यूटी को निभाने के लिए, मानवीयता के प्रति ड्यूटी को निभाने के लिए वो उस सोल्जर को बचाता है, और उसे खुद आश्चर्य होता है कि उसने क्यों बचाया। उसके बाद में वो उन चेहरों को याद करता है, क्योंकि वो अमेरिका का था, तो उन चेहरों को याद करता है जो अमेरिकन थे और सदाओ से कभी ना कभी इंटरेक्शन हुआ था। वो किसको याद करता है? सबसे पहले प्रोफेसर हार्ले और उसकी टॉकेटिव वाइफ को याद करता है। हार्ले, प्रोफेसर हार्ले, यही वही लोग थे, प्रोफेसर हार्ले और उसकी वाइफ जो है वो टॉकेटिव थी, काफी ज्यादा बोलती थी, उन्हीं के घर पे ये सदाओ जो है वो हाना से मिला था। सदाओ हाना से वहां पर मिलता है, लेकिन वहां शादी नहीं करता है क्योंकि उनके फादर का अप्रूवल जरूरी था। तो वो हाना को पहले जापान लेकर के आता है, और फिर जब ये कंफर्म हो जाता है कि वो जापानीज गर्ल है तो उसके फादर के अप्रूवल के बाद में इन दोनों की जापान में जापानीज कल्चर के हिसाब से शादी होती है। हिज ओल्ड प्रोफेसर, वो अपने ओल्ड प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी को याद करता है, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उनको याद करता है, और वहां से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन में दी गई है, वो ये कहा करते थे कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द
सर्जन्स कार्डिनल सिन। ह्यूमन बॉडी की इग्नोरेंस यदि कोई करता है तो वो सबसे बड़ा कार्डिनल सिन है किसी सर्जन के बारे में, सर्जन के लिए कार्डिनल सिन है। वो अपनी ओल्ड लैंडलेडी जो है उसको याद करता है, अपनी जो पुरानी मकान मालकिन है, जब अमेरिका में था तो इनके घर पे रहा करता था, और एक बार जब सदाओ को इन्फ्लुएंजा हो गया था तब उसने उसकी टेक केयर भी करी थी, तो उसको वो याद करता है, और लास्ट में वापस उस सोल्जर के चेहरे को, व्हाइट फेस को याद करता है। इस प्रकार रिफ्लेक्शन वापस आता है डॉक्टर के आंखों के सामने, और वो बालकनी में खड़े होकर के बड़े एक सुकून की सांस लेता है कि यार चलो मैंने कुछ अच्छा किया और आज वो पीसफुली एंड हो गया है। अब की थीम्स क्या है इस लेशन की? ड्यूटी वर्सेस लॉयलिटी। हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार डॉक्टर जो है वो ड्यूटी निभाता है और अपनी देश के प्रति लॉयलिटी भी निभाता है ना। मतलब वो ह्यूमैनिटी के प्रति ड्यूटी को निभाते हुए भी लॉयल रहता है अपने देश के प्रति। मोरल डिलेमा, हमें एक डिलेमा दिखाया गया है कि किस प्रकार डॉक्टर सदाओ जो है वो एक धर्म संकट में फंस जाता है कि क्या मुझे इस सोल्जर को बचाना चाहिए या फिर उसे मरने देना चाहिए, है ना। मोरल डिलेमा हमें दिखाया गया है। ह्यूमैनिटी हमें दिखाई गई है कि किस प्रकार डॉक्टर जो है वो ह्यूमैनिटी को तवज्जो देते हुए उस सोल्जर को बचाता है। इसी प्रकार कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार डॉक्टर सदाओ जो है वो जापान में जाता है, सॉरी अमेरिका में जाता है, वहाँ के कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, वहाँ उसे रूम नहीं मिलता। दूसरा ये कि जो लड़की वो पसंद करता है उससे भी वो शादी करने के लिए फादर का अप्रूवल लेता है, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो कल्चरल मतलब अपने ही कल्चर की किसी लड़की से शादी करे। तो इस प्रकार हमें कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाया गया है। एंड इट वाज द लेशन द एनिमी। और अब जो है वो हमारा लेशन है ऑन द केस ऑफ इट, जो कि डेरी और मिस्टर लैम्ब का एक प्ले है। ठीक है, चलिए तो इस लेशन के बारे में अपन देखते हैं। ये जो लेशन है वो है डेरी के बारे में। एक लड़का है और उसके एक चेहरे पे स्कार्स बने हुए हैं, है ना, बर्न के स्कार से जला हुआ है, एक साइड से चेहरा एसिड से जला हुआ है। ही आइसोलेट्स हिमसेल्फ ड्यू टू हिज इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। वो जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। डेरी जो लड़का है वो एक दूसरे से बोलता नहीं है, लोगों से इतना ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि मेरे एक साइड में जो चेहरा जला हुआ है उसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, और लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मैं लोगों के पास में क्यों जाऊँ। वो लोगों से दूरियां बनाते हुए रखता है। और ही एनकाउंटर्स विद मिस्टर लैम्ब। और एक दिन वो जो है वो एक गार्डन में एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो कि जिसका नाम है मिस्टर लैम्ब। एन ऑप्टिमिस्टिक आदमी है ये मिस्टर लैम्ब, और काइंड है और एल्डरली मैन है। और वो ये एल्डरली मैन, ये मिस्टर लैम्ब जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, डेरी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसका पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसकी जो सोच है उसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं डेरी को थ्रू मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। यानी कि मिस्टर लैम्ब का जो लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के थ्रू डेरी जो है वो अपनी नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आकर्षित होता है। डेरी स्टार्ट टू लव हिमसेल्फ, वो अपने आप को लव करना शुरू करता है, एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम ए डिफरेंट एंड होपफुल एंगल। और इस प्रकार डेरी जो है वो एक अलग तरीके से, एक अलग डायमेंशन में जो वर्ल्ड को देखना शुरू करता है मिस्टर लैम्ब के कहने पे। वो उसे मतलब अपनी पॉजिटिव टॉक्स जो है उससे एक कन्विंस करते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने आप से प्रेम करना चाहिए। आप देखो करेक्टर्स में देखते हैं सबसे पहले मिस्टर लैम्ब। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको डेरी का करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चन में, मिस्टर लैम्ब का करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो मिस्टर लैम्ब का करेक्टर स्केच देखते हैं। ये एक ओल्ड मैन है ना, बूढ़े व्यक्ति हैं, लैम्ब है, लंगड़े हैं ये एक पैर से, एज ए टिन लेग। इनका एक पैर जो है वो टीन का है, क्योंकि इनका एक पैर ब्लोन ऑफ इन द वॉर, मतलब वॉर में एक पैर जो है वो उड़ गया था। चिल्ड्रन कॉल्स हिम लेमी लैम्ब, उसे चिल्ड्रन बच्चे जो है वो लेमी लैम्ब कहते हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते हैं जब ये लेमी लैम्ब कहते हैं, लंगड़ा लैम्ब कहते हैं तो बुरा नहीं मानते हैं, जबकि वो बच्चों को क्रैब एप्पल्स, पियर्स एंड टॉफीज देते हैं, और ये जो टॉफीज बच्चों को देते हैं वो खुद ही बनाया करते हैं, है ना। इनका एक बड़ा सा फार्म है, ओपन गार्डन है, एक ओपन और बड़ा गार्डन है इनका, लैम्ब का, मिस्टर लैम्ब का। ये बड़े फिलोसॉफिकल व्यक्ति हैं, क्यूरियस है, और कन्वर्जेशन एंजॉय करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में बातचीत करना इन्हें बहुत पसंद है, कोई भी हो चाहे वो। सी द वर्ल्ड एज ए फुल ऑफ पोटेंशियल, और ये वर्ल्ड को बहुत ही एक पोटेंशियल से भरा हुआ देखते हैं। ये देखते हैं कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बढ़िया है वर्ल्ड, और लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हर चीज़ से ये सीखते रहते हैं, ग्रोथ के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बंदा है, लाइक एवरीथिंग मेड बाय गॉड। और ये उस हर एक चीज को पसंद करते हैं, मिस्टर लैम्ब जो है वो उस हर एक चीज को पसंद करते हैं जो कि भगवान ने बनाई है। इनके घर में कर्टेन्स भी नहीं है, ये चाहते हैं कि जो नेचर है उससे मैं हर टाइम कनेक्टेड रहूं, इनके बीच में कर्टेन्स नहीं आने चाहिए, तो इनके घर में कर्टेन्स भी नहीं है। वो वीड्स को फ्लोर्स से कनेक्ट करके बताते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि देखो वीड्स जो है वो भी पौधे हैं, फ्लावर्स जो है वो भी पौधे हैं, तो फिर इनको हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, फ्लावर्स को हम पसंद करते हैं, वीड्स को घास जो होती है उसको हम पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही पौधे हैं,
वो बीज के हम को, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बीज बज़ करती है, नहीं मैं कहता हूँ बीज हम करती है, जो कि एक गाने की तरह होता है। तो बीज का जो हम होता है उसको भी वो गाने की तरह सुनते हैं। देखो आप कितने पॉजिटिव व्यक्ति हैं मिस्टर क्लेम। अब देखते हैं डेरी, जिसका नाम डेरेक है, 14 साल का ये बच्चा है, जो कि एक साइड में जिसके चेहरे पे एसिड बर्न की वजह से स्कार्स बने हुए हैं। इंट्रोवर्ट है काफी, मतलब ये लोगों से घुलता मिलता नहीं है, काफी इंट्रोवर्ट है, होपलेस भी है, सेल्फ कॉन्शियस भी है, सेल्फ कॉन्शियस खुद के प्रति जागृत भी है कि चलो ठीक है मेरे को लोगों से नहीं मिलना है, क्योंकि अगर मैं लोगों से मिलूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। एंड फियरफुल हाउ द अदर्स रिसीव हिम, और इस चीज का उसे डर लगा रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। वो हमेशा ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, लोग मेरे को पसंद नहीं करते हैं। अवॉइड्स पीपल, वो लोगों को अवॉइड करता है, और अपना दर्द जो है, अपना अकेलापन जो है, उसी को केवल फोकस करता है हर टाइम। इनिशियली डिस्ट्रस्ट मिस्टर लैम, पहली बार जब वो मिस्टर लैम से मिलता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट शुरू होता है और वो ओपन अप करते हैं और अपनी बात, अपने मन के जो उद्गार है वो मिस्टर लैम को बताते हैं कि किस प्रकार लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो स्ट्रगल करता है वे ऑफ पीपल्स रिएक्शंस, अपने जो लोग, जो आसपास के लोग हैं उनके रिएक्शन से वो स्ट्रगल करता है, उसके अपीयरेंस को लेकर के। जैसे कि एक लेडी कहती है कि इट वुड बी बेटर टू कीप हिम इन द हॉस्पिटल, जब उसको हॉस्पिटल से घर लाया जाता है तो एक लेडी कहती है कि अरे इसका तो चेहरा बिल्कुल खराब हो गया है, इसको तो हॉस्पिटल में ही रखते तो ठीक रहता। एक और लेडी एक बार कहती है कि ओनली हिज मदर कैन लव हिम, दूसरी लेडी कहती है कि इससे तो केवल उसकी माँ ही प्रेम कर सकती है, ऐसा इसका चेहरा है। यानी इन बातों को सुनकर के वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर चुका है। वो ये सोचता है कि लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और जब ये मिस्टर लेम से मिलता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं यार मैं गलत हूँ, मुझे सेल्फ लव में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए, मुझे अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। डेरीज मदर, डेरी की माँ जो है वो प्रोटेक्टिव है, वरीड है, चिंतित है डेरी की वेलबींग को लेकर के। हमें ये लेशन में दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा वो प्रोटेक्टिव है, वो मना करती है मिस्टर लेम के यहाँ जाने से भी मना करती है। अगेंस्ट डेरीज इंटरेक्शन विद मिस्टर लेम से मिलने जुलने के बारे में भी वो अगेंस्ट है, वो खिलाफ है इसके बारे में कि नहीं नहीं ये तू वहाँ नहीं जाएगा। ड्यू टू सोसाइटल फियर्स, क्योंकि उसे सोसाइटल फियर्स एंड प्रिजुडाइज से ग्रसित है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो ये मानती है कि इसको वहां नहीं जाना चाहिए बच्चे को, ऐसा मानती है, और वो उसे मना करती है कि नहीं तुम वापस मिस्टर लैम के पास में नहीं जाओगे। अब देखिए आगे सेटिंग कहाँ की है, दो जगह की सेटिंग हमें दिखाई गई है। दो बार तो हमें मिस्टर लैम के गार्डन का सीन दिखाया गया है और एक बार डेरी के घर का सीन दिखाया गया है। तो देखिए मिस्टर लैम के गार्डन का सीन जो है वो पीसफुल है, ओपन एनवायरनमेंट है, नेचुरल स्पेस है विद ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स है ना, हर्ब्स है, वीड्स है, फ्लावर्स है एंड बीज है गार्डन में, ये सारे उस गार्डन में है, हमें दिखाया गया है। डेरी कम्स हियर, यहाँ पर आते हैं, मीट मिस्टर लैम, और मीट से मिस्टर लेम से डेरी जो है वो मिलता है। ये हमें पहले सीन में दिखाया गया है, हम देखेंगे आगे। डेरीज हाउस, और दूसरा सीन जो है वो हमें डेरी के घर का दिखाया गया है, जो कि मिस्टर लैम के गार्डन का बिल्कुल ऑपोजिट है। मिस्टर लैम का गार्डन जो है वो एक नेचुरल स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, जबकि डेरी का हाउस जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहां डेरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, मिसअंडरस्टूड है, वहां उसे कोई समझने वाला नहीं है। और ये यहाँ जो इसका घर है वो एक सोसाइटल प्रेशर को हमें रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार जो है वो सोसाइटल प्रेशर उस बच्चे पर है। ठीक है, अब सीन की बात कर लेते हैं। पहला सीन डेरी के मिस्टर लेम के गार्डन में डेरी और लेम के बारे में जो बातचीत हो रही है वो सीन है। ये देखिए ये डेरी है, ये मिस्टर लेम है, इनका टिन का पैर है और ये गार्डन में बैठे हुए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्या बातें हो रही है। डेरी एंटर्स मिस्टर लेम्स एम्प्टी गार्डन, डेरी जो है वो मिस्टर लेम के एम्प्टी गार्डन में एंटर करता है ओवर द वॉल, वॉल से कूद के, दीवार कूद करके एंटर करता है। मिस्टर लेम कहते हैं कि दरवाजा खुला रहता है, तुम दीवार से क्यों आए, तुम तो आराम से आ सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे तो, मैं तो उल्टा लोगों की कंपनी को पसंद करता हूँ, है ना। और शॉक हो जाता है, वो क्या करता है, वो देखता है दीवार के ऊपर से, देखता है कि अरे यार ये गार्डन खाली है, चलो इसमें चलते हैं, है ना। लेकिन जब वो अंदर आ जाता है तब उसे पता चलता है कि वहां तो एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, मिस्टर लैम्ब बैठे हुए हैं, तो इससे वो शॉक हो जाता है। मिस्टर लैम्ब एंगेज डेरी इन कन्वर्जेशंस, और मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी से बातें लगाते हैं, डेरी को बातें करने में एंगेज करते हैं, बातें लगाते हैं उसको, एंड आस्क क्वेश्चंस एंड ऑफरिंग काइंडनेस, और इस प्रकार बड़ी दयालु तरीके से मिस्टर लैम्ब जो है वो उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे अपने बारे में बताने के लिए एनकरेज करते हैं। लेकिन डेरी, क्योंकि डेरी का एक परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं मुझे लोगों से नहीं मिलना है, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, उस परसेप्शन के चलते पहले तो वो मिस्टर लैम्ब के यहाँ से जाना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे मिस्टर लैम्ब जो है उसको बातें जब उसको पसंद आने लगती है, काइंडनेस से भरी हुई बातें, डेरी को भी लगता है कि नहीं यार ये बंदा वास्तव में कुछ अलग है, तो वो भी बातें करने लगता है। तो फिर क्या करता है, डेरी रिवील करता है अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में। फिर वो
मिस्टर लेम को बताता है कि यार मैं करूँ क्या? देखो मेरे साथ ऐसा-ऐसा होता है, अबाउट हिज़ अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस के बारे में बताता है और लोगों के बारे में उसकी जो बिलीफ्स है, उसके बारे में बताता है। फिर मिस्टर लेम कहते हैं कि एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम्स। भाई सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए तुम्हें, है ना? लाइफ इज़ बेटर व्हेन वी एक्सेप्ट द वर्ल्ड। और हम जब इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारी लाइफ जो है वो बेटर होगी। तुम्हारी तरह वर्ल्ड से भागने पे बेटर नहीं होगी। और इस प्रकार जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लैम्ब टीचर्स डेरी दैट ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। अब वो कहते हैं कि देख ब्यूटी जो होती है ना वो हर व्यक्ति की नजर में अलग होती है। ब्यूटी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अगर तुम्हारा चेहरा जला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई तुमसे नफरत करे, नहीं। दैट सेल्फ परसेप्शन शुड नॉट बी लिमिटेड। खुद का जो परसेप्शन है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए टू एक्सटर्नल अपीयरेंस। मतलब कि अगर आप ब्यूटी देख रहे हो तो एक्सटर्नल अपीयरेंस में ही आप अटके हुए नहीं रहने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बाहरी सुंदरता देख करके ही ये सोच लो कि हाँ सुंदरता क्या होती है, उसके बारे में वो नहीं है। टेल्स अबाउट ब्यूटी एंड बीस्ट। और इसको एग्जाम्पल देने के लिए वो ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में भी बताते हैं। अब ब्यूटी एंड बीस्ट क्या है? ब्यूटी एंड बीस्ट इन विच ए प्रिंस चेंजेस इनटू ए बीस्ट एंड रीट्रांसफॉर्म। वो रीट्रांसफॉर्म करते हैं व्हेन ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस किसेस हिम, है ना? तो वो कहते हैं कि देखो ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में तुम्हें पता है, ब्यूटी एंड बीस्ट में एक जो प्रिंस होता है वो एक बीस्ट बन जाता है ना? और जब वो प्रिंसेस उसे किस करती है तो वापस वो हैंडसम राजकुमार में तब्दील हो जाता है। डेरी कहता है कि हाँ मुझे पता है इस स्टोरी के बारे में भी पता है, लेकिन मैं इसकी मोरल को रिजेक्ट, मतलब मोरल को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी चेंज होऊंगा ही नहीं। वो कहता है कि ही विल नेवर बी चेंज्ड और लव्ड। ना तो मैं कभी चेंज होऊंगा और ना कभी मुझे प्रेम करेगा। इवन कोई मुझे किस क्यों करेगा? पहली बात तो ये, मुझे कोई किस तो करने से रहा, मुझे कोई किस नहीं करेगा तो मैं कैसे चेंज होऊंगा? मैं अगर करे तो भी मैं तो चेंज हो नहीं सकता ना। तो ये स्टोरी ठीक है, कहने में सही है, लेकिन मेरी लाइफ में इसका कोई मतलब वाली बात नहीं है। मिस्टर लैम्ब उससे वापस बताते हैं कि एक बात बताओ, फिर तुम ऐसे कैसे भागते रहोगे? ऐसे अगर डर डर के भागोगे तो तुम्हारी लाइफ कैसे जाएगी? एक उदाहरण और देता है कि एक व्यक्ति होता है जो कि मौत से डरता है और वो इतना ज्यादा डरता है, उसे हर चीज में डर दिखाई देता है, तो वो क्या करता है? अपने आप को एक कमरे में लॉक करके सो जाता है ना? अब फिर वो डेरी कहता है कि अच्छा तो फिर वो कभी बाहर नहीं निकला या फिर वो कभी मरा नहीं? तो कहता है कि नहीं, वो तो थोड़े दिन के लिए रहा, थोड़ी देर के लिए रहा। उसके बाद में दीवार पे एक तस्वीर टंगी हुई थी, वो तस्वीर जो है उसके सर पे गिरती है और वो मर जाता है। तो आप कितनी देर जो है वो भागोगे? डर का सामना करो, डर से डरो मत, डर का सामना करो, ताकि आप जो है अपनी लाइफ को बेटर वे में जी पाओ। इस प्रकार वो एक और स्टोरी जो है वो बताते हैं। एनकरेज डेरी टू फेस लाइफ इंस्टीड ऑफ फियरिंग इट। लाइफ को फेस करना सीखो, इससे डर करके भागो मत। लैम्स पॉजिटिव टॉक्स मेक डेरी चेंजेस हिज माइंड a bit। और इस प्रकार लैम्प की जो पॉजिटिव बातें हैं वो डेरी को चेंज करती है थोड़ा सा। एंड डेरी एग्रीज टू बी ए फ्रेंड। और इस प्रकार अब लास्ट में जाकर के डेरी जो है वो कहता है कि हाँ चलो मैं आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस्टर लैम्प को भी ये बात नहीं होती। मिस्टर लैम्प भी ये कहते रहते हैं कि नहीं तुम मुझे पता है वापस नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ जो आता है वो वापस आता नहीं है, वो चला जाता है। कभी कभी कुछ लोग हैं वो वापस आते हैं, बाकी यहाँ से जो लोग जाते हैं वो वापस कभी आते ही नहीं है। डेरी कहता है कि नहीं मैं आऊंगा, तुम देखना मैं आऊंगा। क्योंकि डेरी को पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई व्यक्ति अच्छा लगा है, जब कोई व्यक्ति की बातें अच्छी लगी है, कोई व्यक्ति उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो डेरी बड़ा खुश हुआ है। अब देखिए सीन 2 में हमें डेरी के घर का सीन दिखाया गया है। वो एक्सप्रेस करती है, उसकी मदर एक्सप्रेस करती है कंसर्न कि तुम जो है वो मिस्टर लैम के साथ में मत रहो, उससे मत मिलो, उसके साथ में क्यों गए थे, उससे क्यों मिले थे, है ना? सी वॉन्स हिम, उसे बोलती है कि वॉर्न करती है कि नहीं जाना तुम्हें वापस। और क्यों? क्योंकि सोसाइटल फियर जो है वो हावी हो रहा है उसकी मदर के ऊपर। सोसाइटल फियर्स जो है वो हावी है और ये हमें वहां पर दिखाया गया है। डेरी डिफेंड्स मिस्टर लैम, और डेरी उसका बचाव करता है कि नहीं तुम जैसा सोच रही हो माँ, वैसा मिस्टर लैम वैसे नहीं है, वो बहुत ही अच्छे आदमी है। एक्सप्लेन दैट दे फाइंड्स वैल्यू, ही फाइंड्स वैल्यू इन देयर कन्वर्सेशन एंड द वे मिस्टर लैम मेक हिम थिंक। और वो कहता है कि नहीं मिस्टर लैम पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मेरी सोच को बदला है, मैं मुझे बहुत वैल्यू लगती है उनकी बातों में, मैं जाऊंगा वापस। टेंशन बिटवीन डेरीज ग्रोइंग इंडिपेंडेंस एंड हिज मदर्स पर्सपेक्टिव नेचर इज एविडेंट। और इस प्रकार हमें जो है वो यहाँ पर एक तनाव दिखता है कि माँ क्या सोचती है उसके बारे में, और डेरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है मिस्टर लेम की वजह से। उन दोनों के बीच में एक खींचातान जो है वो हमें रिलेशन में दिखाई गई है। सीन 3 की बात करें, सीन 3 वापस आ जाता है मिस्टर लेम के गार्डन में। मिस्टर लेम के गार्डन में डेरी वापस आता है टू गार्डन एंड लुक्स दैट मिस्टर लेम हैज फॉलन फ्रॉम द लेडर एंड डाइड। जब वो डेरी जाता नहीं है तो वो बोलता है कि मैं अब लेडर को लगा करके मैं क्रैब एपल्स तोड़ूंगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वहां से डेरी तो चला जाता है और मिस्टर लैम्ब जो है वो ये लेडर लगा करके क्रैब एपल तोड़ने में लग जाते हैं, और वहां से इस सीढ़ी से गिर करके मिस्टर लैम्ब जो है वो खत्म हो जाते हैं। डेरी जब वापस आता है तो उसे ये गिरे हुए दिखाई देते हैं और फिर वो उस व्यक्ति के लिए डेरी जो है वो बहुत
रोता है ना। ही वीप्स फॉर हिज फ्रेंड, एक ऐसे फ्रेंड के लिए रोता है जिसने उसे सिखाया था लाइफ लेसन दैट ही शुडंट लेट अदर्स ओपिनियन कंट्रोल हिम। उसने एक ऐसा लेसन सिखाया था कि हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। ये लेसन सिखाने वाला व्यक्ति आज नहीं रहा, नया नया दोस्त बना और वही चल बसे। अब देखो यहाँ से हमें डेरी और मिस्टर लेम्ब जो है उस उनका करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। और तीसरा यदि कोई क्वेश्चन बनता है बढ़िया से तो वो बनता है कि इनका कंपैरिजन क्या है, मतलब डिफरेंसेस किस हिसाब से आप देखते हो कि डेरी और उसमें मिस्टर लेम्ब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस देखेंगे, लुक आउटलुक क्या है, लाइफ के आउटलुक पे कैसे डिफरेंट है, वो अलग अलग है ना। मिस्टर लेम्ब ऑप्टिमिस्टिक है और हर चीज में ब्यूटी देखते हैं, जबकि डेरी जो है वो इनिशियली पेसिमिस्टिक है और आइसोलेटेड फील करते हैं, दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि यही सोचता है कि नहीं नहीं दूसरे मुझे पसंद नहीं करते हैं, अबाउट इज बर्न, अपने जो जला हुआ चेहरा है उसके बारे में बहुत बुरा सोचते रहता है ना। इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों से इंटरेक्शन के मामले में मिस्टर लैम्ब फ्रेंडली है जबकि ये इंट्रोवर्ट है, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता है। मिस्टर लैम्ब सोशल है जबकि ये हेजिटेंट है ना, इंटरेक्ट नहीं करता, फियर की वजह से, जजमेंट की वजह से और रिजेक्शन की वजह से इंटरेक्ट नहीं करता। जबकि मिस्टर लैम्ब जो है वो हर एक व्यक्ति की कंपनी को एंजॉय करते हैं, उनको कन्वर्जेशन में इंगेज करते हैं। इस प्रकार मिस्टर लैम्ब और डेरी जो है वो अलग है ना। अप्रोच टू चैलेंजेस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में किस प्रकार उनकी अप्रोच अलग है। मिस्टर लैम्ब जो है एक सेकंड, मिस्टर लैम्ब जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर अदर्स, और वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि देखो मैं भी डिसेबल हूँ, है ना, मेरा भी पैर नहीं है लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करता हूँ, मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ तो मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकता हूँ, इस प्रकार में दिखाया गया है। जबकि डेरी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी और अपीयरेंस को लेकर के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज को और फील करता है होपलेस लेकर के, होपलेस फील करता है और दूसरों के बारे में और अपनी जो सर्कमस्टेंसेज है उनके प्रति वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। फिलोसॉफी की यदि बात करें तो लैम्ब जो है वो बिलीव करते हैं लाइफ को एंजॉय करने में और हर एक चीज में मीनिंग निकालने में बिलीव करते हैं, छोटे छोटे जॉयज को भी वो एंजॉय करते हैं। जबकि डेरी जो है वो लाइफ को अनफेयर मानता है, इनिशियली वो मानता है कि नहीं लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो चेहरा जलने की वजह से मेरी, वो कहता है ना शुरू में एक आके आता है कि वो कहता है कि इसने न सिर्फ मेरे चेहरे को खत्म किया बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया, है ना। लेकिन वो जब सीखता है मिस्टर लैम्ब के साथ जो रहता है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है। ठीक है, हाँ, लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो, हाँ थीम्स रह गई, सॉरी। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी थीम्स जो है वो हमें दिखाई गई है। यहाँ पर आइसोलेशन दिखाया गया है डेरी के रूप में, सेल्फ परसेप्शन दिखाया गया है कि किस प्रकार डेरी जो है वो खुद को खुद के बारे में सेल्फ परसेप्शन बनाए हुए हैं कि लोग मेरे बारे में कैसे जज करते हैं, ये बताया गया है। ह्यूमन कनेक्शन का जो पावर है वो सबसे गजब की थीम यहाँ पर दिखाई गई है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो एक परसेप्शन बना के बैठा हुआ है या अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा होपलेस है, तो यदि उसे एक अच्छा बात करने वाला, एक अच्छा फ्रेंड मिल जाता है तो उसको भी, उसकी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में चेंज किया जा सकता है, जैसे कि डेरी की नेगेटिविटी को मिस्टर लैम्ब ने पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया था। ये एक बहुत अच्छी थीम हमें यहाँ पर दिखाई गई है। एक्सेप्टेंस दिखाया गया है कि यदि आपके सामने कोई चैलेंज है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। और चेंज, आइडिया ट्रू, ये क्या है, आइडिया दैट ट्रू चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक अपीयरेंस। और यहाँ बताया गया है कि यदि कोई एक चेंज आता है तो वो हम अंदर से ला सकते हैं। यदि हम किसी को देखते हैं तो उसे केवल एक आउटर अपीयरेंस के बारे में को देख करके हमें जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी एक रियल सोल को देख के हमें जज करना चाहिए, उसकी नीयत को, उसके इंटेंशंस को देख करके हमें जज करना चाहिए, ये चीज। और दूसरा ये कि चेंज जो होता है वो आउटर अपीयरेंस से नहीं, आप अंदर से जब सोचोगे तब जाकर के कुछ चेंजेस जो है वो बनेंगे। जजमेंट एंड सोसाइटल व्यूज, ये दिखाया गया है कि किस प्रकार लोग जो है वो हमारे अपीयरेंस के आधार पे हमें जज कर लेते हैं। सोसाइटी के क्या व्यूज होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, ये हमें डेरी के रूप में हमें दिखाया गया है। तो ये था हमारा लेसन। एंड नाउ कम टू द लास्ट लेसन, दैट इज चाइल्डहुड मेमोरीज। यहाँ पर हमें दो जो है वो स्टोरीज बताई गई है, पहली है जितलासा की और दूसरी है बामा की। चलिए, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इंक्लूड टू ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज, दो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज हमें बताई गई है जो कि डिस्क्रिमिनेशन एंड करेज को, करेज के बारे में बात करती है। पहली है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का कटना। ये पहली स्टोरी है जो जितलासा की है। ये डिस्क्राइब कर रही है अपना पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग हर कल्चर एट बोर्डिंग स्कूल। एक बोर्डिंग स्कूल में अपने कल्चर, अपनी कल्चरल जो चीज़ें हैं जैसे कि लंबे बाल रखना और लूज कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें उसे छोड़नी पड़ती है एक बोर्डिंग स्कूल में।
तो वो उस चीज़ से एक बुरे एक्सपीरियंस को बता रही है। और वी टू आर ह्यूमन बींग्स जो है वो एक स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बामा की, जो कि बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने बचपन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था, फेस्ड एज ए दलित, एंड हाउ एजुकेशन हेल्प्ड हर टू फाइट इट। कि किस प्रकार बचपन में उन्होंने इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा सामना किया था और कैसे वो एजुकेशन की हेल्प से इन चीज़ों से ऊपर उठने में कामयाब हुई थी। दोनों ही स्टोरी जो है वो हमें स्ट्रगल दिखाती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का, जो कि फाइट कर रहे हैं अपनी डिग्निटी एंड इक्वलिटी के लिए। दोनों स्टोरीज में डिग्निटी और इक्वलिटी के लिए एक फाइट दिखाई गई है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरफ से। ठीक है, चलिए, ओके। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टोरी, दैट इज कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर बाय चितक्लासा। चितक्लासा की पहली स्टोरी है, पहला स्कूल है कार्लाइजल इंडियन स्कूल में, अमेरिका में, है ना, कार्लाइजल इंडियन स्कूल अमेरिका में। वहाँ पर इनका पहला दिन है और अमेरिका को इसमें लैंड ऑफ एप्पल्स बोला गया है। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट ठंडा एनवायरनमेंट है, ओल्ड वेदर है, लाउड नॉइजेस है इधर उधर, एंड स्ट्रिक्ट रूटीन्स है इस स्कूल में, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन्स है। जितक्लासा फील्स लॉज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ आकर के जितक्लासा को लगता है कि मेरी फ्रीडम जो है वो जा चुकी है ना। गोइंग टू डाइनिंग रूम इन ए लाइन, एक लाइन बना करके वो डाइनिंग रूम में जा रहे हैं। हर अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा है? सॉफ्ट मोकेसिन्स पहन रखे हैं, सॉफ्ट वाले जूते उन्होंने पहन रखे हैं, एक ब्लैंकेट उनके शोल्डर पे है और लंबे बाल है जितक्लासा के। ठीक है, दूसरी लड़कियां जो वहां पर है हॉस्टल में, उनका अपीयरेंस क्या है? स्टिफ वाले शूज है, यानी जो टक 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 बोलने वाले शूज हैं, शॉल जिनका एकदम टाइट होता है वो वाले शूज है, और क्लोज क्लिंजिंग फिटिंग वाले जो ड्रेसेज है, बिल्कुल एकदम क्लोज क्लिंजिंग फिटिंग वाली जो है, चिपके हुए कपड़े जो है उन्होंने, वो दूसरे वालों ने पहन रखे हैं, और जितक्लासा ने ढीले वाले कपड़े पहन रखे हैं। स्लीव्ड अप्रन्स पहन रखे हैं एंड सिंगल्ड हेयर है उनके, और उनके जो दूसरों वालों के जो बाल है, दूसरी बच्चियों के बाल है वो कटे हुए हैं, छोटे बाल है, और जितक्लासा के तो चोटियां बना रखी है, लंबे लंबे बाल है। ठीक है, डाइनिंग हॉल में जब वो पहुंच जाते हैं तो वहां का क्या एक्सपीरियंस रहता है उसके बारे में हमें जितक्लासा बताती है कि वहां जब हम पहुंच गए तो वहां कुछ रूटीन बना हुआ था, कुछ एक सिस्टम बना हुआ था, बेल सिस्टम बना हुआ था। उसमें कैसा था कि पहली बेल जब बजी, है ना, पहली बेल जब बजी तो वो क्यों बजती थी? ताकि हम अपनी टेबल के नीचे जो अपनी कुर्सी है उसको खींच करके बाहर निकाल ले। पहली बेल इसलिए होती थी कि कुर्सी को खींच करके बाहर निकाल लो, लेकिन जितक्लासा क्या करती है? बाहर निकाल के उस पर बैठ जाती है, क्योंकि इसे पता नहीं कि बैठना नहीं है, बैठना नहीं होता था, केवल बाहर निकालनी होती थी। जितक्लासा बैठ जाती है और उससे बहुत ही एम्ब्रेस फील होता है। सेकंड बेल जो बजती है वो उसे पर बैठने के लिए बजती है ना। अब क्योंकि जितक्लासा तो पहले ही बैठी हुई थी, तो वो जैसे ही वापस उठने की कोशिश करती है, इतने में सेकंड बेल बज जाती है। पहली बेल बजती है, दूसरी लड़कियां अपनी कुर्सियां बाहर निकालती है, ये बाहर निकाल के बैठ जाती है ना। और जैसे ही वो वापस देखती है कि चारों ओर कोई नहीं बैठा, तो वो जैसे ही वापस खड़ी होने की कोशिश करती है, इतने में दूसरी बेल बज जाती है, तो वो बाकी बैठ जाती है, ये खड़ी रह जाती है। और इन सब चीजों को वो जो इनकी एक पेल फेस वुमेन इसमें कहा गया, वार्डन को बोला गया है, एक इंग्लिश वार्डन है, वो जो है वो ये सारी चीजें देख रही है, तो ये इसे और ज्यादा डरा देती है। अब थर्ड बेल जो बजती है, अब इसको कोई वो वेंचर करने में वो नहीं है कि नहीं भाई मेरे को अब कुछ भी नहीं करना, मैं तो पहले देखूंगी वो जो ये करेंगे करेंगे, है ना। तो तीसरी बेल जो बजती है वो बजती है, पिकअप द नाइफ एंड फोक, चाकू और कांटा उठाओ और खाना शुरू करो। तीसरी बेल इसका सिग्नल थी। लेकिन ये स्टार्ट करती है रोना, मतलब कि ये रोने लग जाती है, किसी एक अजीब लगता है कि यार क्या चल रहा है मेरे साथ में, मैं उल्टा पुल्टा कर रही हूँ, और ये अब कुछ भी वेंचर दोबारा करने की कोशिश नहीं करती है और रोना शुरू कर देती है। उसके बाद में हेयर कटिंग अनाउंसमेंट के बारे में अपन देखते हैं कि उसकी फ्रेंड जुडवीन जो है वो उसे आकर के बताती है कि तुम्हारे बालों को काटने की तैयारी चल रही है, मैं बातें सुन के आई हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो समझ में आती है, और तुम्हारे बालों को अब काटा जाएगा। ये कहती है कि मैं भैया मैं काटने नहीं दूंगी, मैं रजिस्ट करूंगी। अब क्यों करेगी? क्योंकि उसके कल्चर में उसकी माँ ने एक बार बताया था कि जो शॉर्ट हेयर होते हैं वो मॉर्नर्स के द्वारा रखे जाते हैं, और सिंगल हेयर होते हैं वो कॉवर्ड्स के द्वारा रखे जाते हैं। यानी मॉर्नर्स और कॉवर्ड्स जो होते हैं उनके बालों को ही काटा जाता है, जबकि हमारे बालों को नहीं काटना चाहिए। उसकी माँ ने ये ऐसा सिखाया था, तो ये कहती है कि नहीं भाई मैं तो अपने बालों को नहीं काटने दूंगी। वो अटेम्प्ट करती है रजिस्टर करने का, और नरेटर क्या करती है? अपने आप को छिपा लेती है एक डार्केस्ट रूम में। नरेटर हाइड्स अंडर द फारवेस्ट बेड इन ए डार्क रूम, एक डार्क रूम में सबसे कोने में जो बेड था उस बेड के नीचे घुस जाती है। उसमें कर्टेन्स लगे हुए थे तो अंधेरा था, तो उस बेड के नीचे घुस जाती है। डिस्पाइट हर रेजिस्टेंस, अब वो क्या करते हैं, वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं और कर्टेन्स को हटाते हैं, तो वो उजाला होता है तो वो दिख जाती है। तो उसकी रेजिस्टेंस के बावजूद उसे खोज लिया जाता है, उसे घसीट के बाहर निकाला जाता है, एक चेयर में बांध दिया जाता है और उसके बालों को काट दिया जाता है। और जैसे ही एक चोटी कटती है तो वो रजिस्टर करना बंद कर देती है कि बस भाई अब काट तो दिए ही है ना। और इस प्रकार वो जो अपनी आइडेंटिटी है वो लॉस कर देती है। नरेटर फील्स ह्यूमिलेटेड, उसे ह्यूमिलेटेड फील होता है, डिह्यूमनाइज्ड फील होता है कि यार अमानवीयता हो रही है मेरे साथ में,
एंड अलोन, और वो बिल्कुल अकेली फील करती है। नो वन कम्स टू कंफर्ट हर, कोई भी उसे कंफर्ट करने के लिए नहीं आता है। शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ शी हैज बीन ट्रीटेड सिंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, और वो सोचते कि यार किस प्रकार मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, जब से मैं अपनी माँ को छोड़ करके यहाँ आई हूँ, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। कोई भी मुझे सूट करने के लिए नहीं आता कि चल कोई बात नहीं, ये वो, मुझसे बात करने के लिए तक लोग नहीं आते हैं, है ना। और अब वो अपने आप को कहती है कि मैं एक लिटिल एनिमल हूँ जो कि एक हर्डर के द्वारा ड्रिवन किया जा रहा है। हर्डर कौन सी? द पेल फेस वुमन, जो कि वार्डन के रूप में यहाँ हमें दिखाई गई है कि अब एक लिटिल एनिमल से ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, और ये एक हर्डर जो है वो मुझे ड्राइव कर रहा है। अब थीम्स देखते हैं। कल्चरल ऑपरेशन हमें दिखाया गया है, रेजिस्टेंस दिखाया गया है, और रेजिस्टेंस के बावजूद हेल्पलेसनेस दिखाई गई है कि कोशिश तो करी है उसने, लेकिन कोई उसमें काम ही नहीं आया, वो एकदम बिल्कुल हेल्पलेस है। इमोशनल पेन हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार उसके बाल काटने पे वो इमोशनली एक जो दर्द का सामना करना पड़ रहा है उसको। एंड सेकंड स्टोरी इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग बाय बामा। ठीक है, ये देखते हैं। ये बामा जो है वो तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तमिल फैमिली है, दलित फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली, उससे ये बिलोंग करते हैं। इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुरुक्कू एक वर्क है जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। संगति जो है वो इनका एक वर्क है जो कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और किसुम्बु कारण ये एक इनका और वर्क है। चलिए आगे चलते हैं। और फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अनटचेबिलिटी, पहला एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी के साथ इनका कब होता है? ये होता है जब वो थर्ड क्लास में पढ़ रही होती है। बामा जब थर्ड क्लास में पढ़ रही होती है, तो एक दिन जब वो घर जा रही होती है, तब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस करती है, एक आदमी को बढ़ई का पैकेट लाते हुए देखती है, तब करती है। इनका जो वे है, घर से स्कूल की जो दूरी थी वो 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन इनके 30 से 60 मिनट तक लग जाते थे। अब कारण क्या था, ये क्यों लग जाता था, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या क्या रास्ते में देखती थी जिसकी वजह से दूरी जो है उसमें टाइम ज्यादा लग जाता था घर पहुंचने में। क्या देखती थी रास्ते में? वो देखती थी परफॉर्मिंग मंकीज, मंकीज परफॉर्म करते हुए देखती थी। स्नैक चार्मर, और वहीं पे जो मंकी के पास में स्नैक चार्मर बैठा रहता था, या स्नैक चार्मर कई बार मिल जाता था, उसको देखती थी। साइकिलिस्ट जो 3 दिन से अपने बाइक से उतरा नहीं था, मतलब एक ऐसा साइकिलिस्ट वहां पे है जो कि 3 दिन से उसी पे बैठा हुआ है, और लोग आकर के उसके शर्ट पे पैसे अटका रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा एनकरेज होता जा रहा है, और इस प्रकार वो जो है वो उतर ही नहीं रहा है, ऊपर ही है 3 दिन से, है ना। स्पिनिंग व्हील्स यानी झूले जो है, उधर दूर में कहीं झूले चल रहे हैं, वो उसे देखते हैं। मारियत्ता टेम्पल उसे दिखाई देता है, मारियत्ता टेम्पल, और ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, और इसकी जो बड़ी सी बेल है जो वहां मारियता टेम्पल पे लटक रही है, उससे वो देखती है। पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल के सामने पोंगल बनाई जा रही है, पोंगल ऑफरिंग्स जो है वो कुक करी जा रही है, वो ये सारी चीजें देखती रहती है। इसके अलावा और क्या देखती है, देखो। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ गांधी, पिछले पिक्चर में मैंने कोशिश करी थी, उसमें दिखाया हुआ था कि ड्राइड गांधी की पिक्चर, एक स्टेचू लगी हुई है, उसके पास में ड्राइड फिश स्टॉल थी, वो देख रहे थे। स्वीट स्टॉल थी, इसके अलावा वो देखते थे। फ्राइड स्नैक्स की जो स्टॉल थी वो देखती थी। और ऐसी ही दूसरी कई सारी दुकानें जो थी वो वहाँ देखती भी आती थी, और ये इधर उधर मतलब देखती रहती थी, इसलिए वो जो है आगे बढ़ नहीं पाती थी, और धीरे धीरे ऐसा करके उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। इसके साथ में चेंजिंग कलर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट पे जो लाइटें लगी थी उनका कलर चेंज होता रहता था, वो देखती थी। नारी कुरुवन हंटर जिप्सी, और नारी कुरुवन हंटर जिप्सी के जो लोग हैं वो विल्ड लेमूर को लेकर के वहाँ पे खेल वगैरह करवाते थे, और कुछ लोग जो है वो नीडल्स बेचते, उनमें से कुछ क्ले बीड्स बेचते, और कुछ ईयर क्लीनर्स बेचते, उन सभी को वो बेचते हुए देखती थी। इसके अलावा कई बार जो है वो कहीं पॉलिटिकल स्पीच या फिर कोई दूसरा प्ले परफॉर्म हो रहा होता, उसको देखने लग जाती। इसके अलावा पपेट शो चल रहा होता, उसको देखने लग जाती। नो मैजिक नो मिराकल स्टंट परफॉर्मेंस कई बार चल रही होती थी, यानी कि लोग जो है वो अलग अलग चीज़ों के स्टंट जो है वो करते रहते थे, उसमें कोई मैजिक मिराकल नहीं होता था, वो खुद की दम पे स्टंट करते रहते थे, उनको वो देखने लग जाती थी। कई बार वो देखती कि कोई कॉफ़ी जो है क्लब है, उसके सामने एक कोई वेटर खड़ा हुआ है, और वो ऊपर से यूं कॉफ़ी डाल करके उसको ठंडा कर रहा है कभी से, और काफ़ी ऊपर से वो डाल डाल करके वेटर जो है वो कॉफी क्लब के सामने ठंडा कर रहा होता। कई बार वो देखती कि कई जगह पर जो है उसके दुकान के सामने जो है एक बंदा खड़ा हुआ है, और वो ऑनियन चॉप कर रहा है, लेकिन क्योंकि ऑनियन की कटिंग से उसे आंसू आ रहे हैं, तो वो इधर देख रहा है और इधर काट रहा है, तो वो भी उससे बड़ा अमेजिंग लगता था कि यार ये देखो, देख किधर रहा है और काट किधर रहा है, ये देखिए। ये सारी पिक्चर्स जो है वो बनाने की कोशिश करी थी। इसके अलावा फॉलिंग ऑलमंड्स फ्रॉम द ट्रीज, है ना, पेड़ से गिरते हुए बादाम, कई बार मतलब वहाँ पे बादाम के पेड़ थे, तो हवा की वजह से बादाम गिरते थे, तो वो उसे देखती रहती थी, है ना। फ्रूट्स वहाँ पे मिलते रहते थे, लाइक मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, पाम सूट, ग्राम, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गवावा, जैक फ्रूट, अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी सीजनल फ्रूट वहाँ पर बहुत सारे मिलते रहते थे, तो वो उनकी तरफ उसका अट्रैक्शन होता रहता था। इसके अलावा स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पाइजम, है ना, पाइजम बोलते हैं खीर को,
ठीक है। स्नैक्स और पाइजम ये मिलते रहते थे, वहाँ पे होता रहता था सब कुछ, कोई प्रोग्राम में, कोई दुकान पे, तो ये सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती रहती थी। हलवा, बोइल्ड टैमरिंड सीड, इमली के बॉयल किए हुए बीज मिलते थे, आइस बर्फ के गोले मिलते रहते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। तो इन सभी को देख करके जो बामा है वो रास्ते से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी और रास्ते में ही अपना कम से कम 30 से लेकर 60 मिनट तक वहीं पे उसका स्पेंड हो जाया करता था और 10 मिनट का रास्ता उसे 60 मिनट लगा देती थी वो 10 मिनट के रास्ते में। ठीक है। एक दिन क्या देखती है, वो ये देखती है कि जब वो घर जा रही है तो एक आदमी जो है वो एक वड़ई का पैकेट, कुछ एक पैकेट लेकर के आया है और उस पैकेट को उसकी स्ट्रिंग से पकड़ रखा है, यानी उसने उस पैकेट को छुआ नहीं है। ये एक पैकेट देखो, ये पैकेट, और तो उस पैकेट को एक स्ट्रिंग से ऐसे पकड़ करके रखा हुआ है, उसने छुआ नहीं है। और जाकर के थ्रेसिंग फ्लोर एक लगा हुआ है, उस थ्रेसिंग फ्लोर के बगल में एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, उस लैंडलॉर्ड को वो ले जा करके देते हैं और वो लैंडलॉर्ड उसमें से वड़ई निकाल करके खाने लग जाता है। और ये लड़की दूर से इस सीन को देखती है तो बड़ी हंसती है कि ये देखो क्या ही हो रहा है, ये क्या इसको ढंग से नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये कितना फनी सीन बना हुआ है। ये देखिए, वन डे ऑन द वे सी सीज एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी, उसी के कम्युनिटी के एक आदमी को वो देखती है जो कि कैरिंग ए पैकेट ऑफ स्नैक्स बाय इट्स स्ट्रिंग टू अवॉइड टचिंग इट, जो कि एक पैकेट लेके आ रहा है और इसकी स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है ताकि वो उसको टच नहीं करे, टच होने से अवॉइड। और वह गैस करती है कि या तो इसमें वड़ई है या इसमें बनाना भाजी है, बनाना भाजी या फिर इसमें कुछ वड़ियां हैं, बढ़िया है ना, एज देवर ऑयल स्टैंड्स ऑन द पैकेट। और ये ऐसा गैस क्यों किया, क्योंकि उस पैकेट पे तेल के धब्बे लगे हुए थे, उससे उसने गैस किया कि या तो इसमें बनाना भाजी है और या फिर इसमें बढ़ियां है। ठीक है। ही गिव्स द पैकेट, वो आदमी पैकेट को लाता है और उस लैंडलॉर्ड को दे देता है जो कि थ्रेसिंग फ्लोर के साइड में बैठा हुआ था। और बामा लाफ ए लॉट सीइंग द स्ट्रेंथ सीन, और इस स्ट्रेंथ सीन को देख करके बामा को बहुत ज्यादा हंसी आती है। अब वो घर जाती है और अपने भाई अनान को ये बताती है कि अनान आज मैंने ऐसा एक सीन देखा, मुझे बहुत हंसी आई। तब वो अनान जो है, उसका ब्रदर जो है, वो एक्सप्लेन करता है कि ये हंसने वाली बात नहीं है। ही टेल्स द स्टोरी टू हर एल्डर ब्रदर अनान, ही एक्सप्लेन्स दैट द एल्डर कैरीड द पैकेट दैट वे बिकॉज ही वाज अनटचेबल। अब वो बताता है कि वो पैकेट इसलिए नहीं ला रहा था कि वो छूना नहीं चाह रहा था या जो मजाक बनने के लिए, वो अलाउड ही नहीं था छूने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा लेकर के आया था वो एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता था और इसलिए उसे अलाउड नहीं था कि वो इस पैकेट को टच करे, क्योंकि ऐसा मानते थे कि यदि वो उसे टच कर देगा तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि वो खाना जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा, इसलिए उसे टच करना अलाउड नहीं था। तो अनान टोल्ड हर हाउ ए लैंडलॉर्ड मैन आस्क्ड हिज नेम एंड स्ट्रीट टू नो अबाउट हिज कास्ट। और फिर अनान बताते हैं कि मैं जब लाइब्रेरी से, बगल के गांव में एक लाइब्रेरी में ये पढ़ने जाता है और वहां से कुछ किताबें लेने के लिए किताबें लेने के लिए गया, वापस जब आ रहा था तो जो इरिगेशन टैंक है उस इरिगेशन टैंक के बगल में चल रहा था, तो एक लैंडलॉर्ड का व्यक्ति आया और उसे पूछता है, वो जेंटलमैन टाइप में दिख रहा होगा, मतलब एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में दिख रहा होगा, तो उसे पता लगाने के लिए कि कौन है उसने उसका नाम पूछा और नाम पूछने के साथ में ही पूछा कि तुम किस गली में रहते हो या कहाँ कौन सी प्लेस में रहते हो, ताकि वो उसकी जाति का आइडिया लगा सके कि यदि वहां रहता है तो ये इस जाति का व्यक्ति होगा। तो अनान उसे बताता कि किस प्रकार लैंडलॉर्ड के व्यक्ति जो है उन्होंने मुझसे मेरी गली पूछी, स्ट्रीट पूछी, ताकि वो मेरी जाति का आइडिया लगा सके। तो इतनी ज्यादा जो है वो लोगों में इनह्यूमिनिटी भरी हुई है। वो कहता है कि लोग जो है, बड़े लोग जो जो ये लैंडलॉर्ड्स वगैरह है, वो हमारी जाति को अनटचेबल मानते हैं। वो ये मानते हैं कि यदि हम उनको या उनकी कुछ सामान को छू लेंगे तो वो पोल्यूट हो जाता है। और ये चीज सुनकर के बामा को जो है वो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, इनजस्टिस फील होता है, रियलाइज होता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ में। वो एंग्री हो जाती है और वो चाहती है कि उन बड़ेज को जाकर के मैं खुद डायरेक्टली टच करके आऊं कि ले हुई तो नहीं पॉल्यूट, है ना, ये वो उसके मन में आता है। thought that people should not do personal tasks for them, just the work, take the wages and leave। और फिर वो सोचती है कि यार ये जब इतना मानते हैं तो फिर ये करते ही क्यों है काम, हमारे लोगों की गलती है ये, तो उनके लिए क्यों आप ये पर्सनल टास्क करने में लगे हुए हो, जाओ काम करो, पैसे लो, आ जाओ, क्यों उनके जो है वो हाथ पैर जोड़ते रहते हो, क्यों उनका जो पर्सनल काम है वो करते रहते हो, है ना, करो ही मत, ये उसके मन में आता है। अब फिर अनान कहते हैं, ब्रदर उसका जो है वो एडवाइस करता है कि देखो अगर इससे तुम्हें ऊपर उठना है, इससे यदि तुम्हें बचना है तो हार्ड स्टडी करो, पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो और सबसे ऊपर अव्वल दर्जे पे रहो। जब ऐसा होगा तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे, है ना, और ब्रेक फ्री फ्रॉम द कास्ट बेस्ड इंडिग्निटीज, और इन सारी कास्ट बेस्ड इंडिग्निटीज से तुम ऊपर उठ जाओगी, लोग खुद तुम्हें आकर के अप्रोच करेंगे। पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। He believes education is a way to achieve equality and dignity। और वो कहता है कि देखो एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे आप इक्वलिटी और डिग्निटी को अचीव कर सकते
हो, यही एक तरीका है, इसलिए खूब मेहनत करो। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बामा जो है वो इंस्पायर हो जाती है अपनी ब्रदर के वर्ड से और सबसे ज़्यादा हार्ड स्टडी करती है और हार्ड वर्क पेज ऑफ, उसको हार्ड वर्क जो है वो पे करता है और वो क्लास में टॉप कर जाती है और इस प्रकार जो है वो उसको रेस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है और उसके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। लोग खुद, बच्चे जो है दूसरे बच्चे और लोग उससे खुद आकर के पूछते हैं, उससे खुद बातें करने लगते हैं। ये हो गया। ओके, अब देखिए इस लेशन में हमें क्या थीम बताई गई है, इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कुछ जगहों पे जो है वो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लॉस ऑफ डिग्निटी दिखाया गया है, सोशल इनइक्वलिटी के बारे में दिखाया गया है, एंगर एंड अवेयरनेस दिखाया गया कि किस प्रकार जब अवेयरनेस आती है बामा में तो उसे एंगर रिफ्लेक्ट होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इनजस्टिस है। एम्पावरमेंट थ्रू द एजुकेशन, और एक बहुत ही अच्छी थीम हमें दिखाई गई है कि एजुकेशन के थ्रू जो है वो आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हो। एजुकेशन इज द की टू एम्पावरमेंट, ये हमें दिखाया गया है। तो ये था दोस्तों, हमारी विस्टास के सारे लेशन कंप्लीट हो चुके हैं। पिछला जो है वीडियो उसमें मैंने आपको दिया था फ्लेमिंगो के कंप्लीट लेशन, वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के द्वारा ग्रामर का कोर्स भी चलाया जा रहा है, तो आप ग्रामर में यदि करना चाहते हो तो भी वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ यदि चाहिए, ऐसी नहीं बोर्ड वाले पीडीएफ नहीं, A4 कागज पे प्रिंट करने लायक पीडीएफ, प्रिंट होने वाली पीडीएफ जो है हमने बना करके एप्लीकेशन पे डाल दी है। तो दी अचीवर्स चॉइस की जो एप्लीकेशन है, एक सेकेंड, हमारी जो एप्लीकेशन है दी अचीवर्स चॉइस, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर जब आप फ्री पीडीएफ वाले में ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी 19 पेज या 18 पेज की पीडीएफ बनी हुई है, वो सारी की सारी प्रिंट करने लायक मिल जाएगी। ये पूरी विद पिक्चर्स सारा मिल जाएगा आपको कंटेंट, तो वो आप पीडीएफ प्रिंट कर लीजिए और एक एक रिवीजन जो है वो हर वीकली आप मैनेज कर लीजिए, या तो वीडियो देख लीजिए या फिर उससे एक रिवीजन करते जाइए, ताकि एग्जाम के टाइम तक आपको इन किताबों का बर्डन जो है वो नहीं मिलेगा। वहाँ दोनों पीडीएफ आपको दोनों किताबों मिल जाएगी। दूसरा ये कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मैं आपको फ्लेमिंगो का हो चुका है, विस्टाज का हो चुका है आज, तो पोइम्स रही है ना, तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं पोएम का भी, सब पोएम्स का एक ही वीडियो में सारा कंटेंट एक साथ ही दे दूं, जिससे आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो और क्वेश्चन आंसर सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ रह गया क्या? हाँ, पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा ये कि यदि आपको ट्रांसलेशन का कोर्स या फिर 12वीं क्लास के कोर्स, कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो भी आपको एप्लीकेशन पे हमारी मिल जाएगा, वहां आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ रहा नहीं है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को इतना देखने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो है वो हमें बनाई रखिएगा, और आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से मस्त रहिए, बिंदास रहिए और तैयारी करिए मस्त, और एग्जाम में झंडे गाड़ दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।